नमस्ते, मैं हूं किशोर अजवाणी। घड़ी इशारा कर रही है 9 बजे रात का। वक्त 100 बात की एक बात का। भारत पर कनाडा के लगाए झूठे आरोपों से बढ़ते तनाव के बीच खुफिया एजेंसियों के सूत्रों ने दावा किया कि कनाडा में सुखदूल सिंह उर्फ सुक्खा की हत्या करने आए हमलावरों के निशाने पर खालिस्तानी आतंकी अर्शदीप डल्ला था, जिसे मारने के लिए हमलावरों ने पूरी तैयारी की थी। लेकिन सूत्रों का दावा है कि सुक्खा के घर पर हमला होने से ठीक पहले डल्ला वहां से निकल गया था और इसी वजह से उसकी जान बच गई थी। सूत्रों के मुताबिक सुक्खा कनाडा के विनिपेग शहर के हेजल्टन ड्राइव इलाके में मौजूद फ्लैट नंबर 230 में रहता था, जहां 20 सितंबर को उसे गोली मार दी गई थी। सूत्रों का दावा है कि हमले के कुछ देर पहले तक अर्शदीप डल्ला उसी फ्लैट में मौजूद था, लेकिन खुफिया सूत्र बताते हैं कि उसे हमले की भनक पहले ही लग गई थी, जिसकी वजह से वो ऐन वक्त पर वहां से निकल गया था। सूत्रों का यह भी दावा है कि अर्शदीप डल्ला ही हमलावरों का मेन टारगेट था और सूत्रों के मुताबिक हमलावरों को इस बात की पूरी जानकारी थी कि उस फ्लैट में कौन कौन मौजूद है। और सूत्र ये भी बताते हैं कि इसीलिए हमलावर प्लान ए और प्लान बी के साथ वहां पहुंचे थे। दावा है कि प्लान ए के तहत अर्शदीप डल्ला को ठिकाने लगाना था, जबकि प्लान बी सुक्खा के लिए बनाया गया था। लेकिन जब अर्शदीप डल्ला उन्हें नहीं मिला तो हमलावरों ने प्लान बी यानी सुक्खा की हत्या कर दी थी। उधर संयुक्त राष्ट्र के मंच से भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने आतंकवाद के मुद्दे पर बोलते हुए कड़ा प्रहार किया। उन्होंने बिना नाम लिए आतंकवादियों को शरण देने वाले कनाडा को आईना दिखाया और साफ किया कि आतंकवाद पर कुछ देशों का एजेंडा नहीं चल सकता। Few nations who shape the agenda and seek to define the norms. This cannot go on. संयुक्त राष्ट्र के मंच से कई बार आतंकवाद को पनाह देने वाले देशों का भारत विरोध कर चुका है। इधर खुफिया एजेंसियों के मुताबिक पंजाब में फैले ड्रग्स के कारोबार से होने वाली कमाई का एक बड़ा हिस्सा पाकिस्तान के रास्ते कनाडा में छिपे खालिस्तानी आतंकियों तक पहुंचाया जाता है। दावा है कि उन पैसों का इस्तेमाल भारत के खिलाफ साजिश रचने और आतंकी घटनाओं को अंजाम देने के लिए किया जाता है। और ये सब कुछ होता है पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई के इशारे पर। खुफिया एजेंसियों के सूत्रों के मुताबिक आईएसआई सीमा पार से ड्रोन से ड्रग्स की सप्लाई पंजाब में मौजूद गैंगस्टरों की मदद से करती है। सूत्र बताते हैं कि पंजाब में ड्रग्स बेचने के बाद होने वाली कमाई का एक बड़ा हिस्सा कनाडा भेजा जाता है। सूत्रों के मुताबिक आईएसआई ये पैसा कनाडा में छिपे खालिस्तानी आतंकियों को भेजती है, ताकि वो भारत के खिलाफ आतंकी घटनाओं को अंजाम दे सके। खुफिया सूत्रों का यह भी दावा है कि आईएसआई खालिस्तानी आतंकवादियों के अलावा कनाडा में बैठे पंजाब के गैंगस्टरों को भी फंड देती है। सूत्र ये भी बताते हैं कि खालिस्तानी आतंकियों की कमाई का एक बड़ा जरिया भारत के कारोबारियों से की जाने वाली अवैध वसूली है। सूत्रों का दावा है कि ड्रग्स और वसूली के पैसे से खालिस्तानी आतंकी कनाडा में मौजूद गुरुद्वारों पर कब्जा जमाने में जुटे हैं, ताकि वहां की राजनीति में अपनी पकड़ मजबूत कर सकें। और खुफिया सूत्रों के मुताबिक खालिस्तानी आतंकियों को भड़काने और उन्हें बढ़ावा देने के लिए पाकिस्तान सोशल मीडिया के जरिए भारत के खिलाफ साजिश रचने में जुट गया। भारत की छवि खराब करने के लिए उसने सोशल मीडिया पर भारत विरोधी कैंपेन तक शुरू कर दिया, ताकि 18 जून को कनाडा में हुई खालिस्तानी आतंकी हरदीप सिंह निज्जर की हत्या के लिए भारत को जिम्मेदार ठहराया जा सके। खुफिया सूत्र बताते हैं कि भारत को बदनाम करने के लिए पाकिस्तान सोशल मीडिया के अलग अलग प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल कर रहा है। सूत्रों का दावा है कि पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई खालिस्तानी आतंकियों के साथ मिलकर पूरी दुनिया में भारत के खिलाफ दुष्प्रचार करने में जुटी है, जबकि कुछ रोज पहले ही ये खबर आई थी कि भारत को बदनाम करने के लिए पाकिस्तान अलग अलग नाम से हैशटैग का इस्तेमाल कर रहा है। खुफिया सूत्र ये भी बताते हैं कि भारत और कनाडा के जारी विवाद को पाकिस्तान तूल दे रहा है, ताकि दोनों देशों के रिश्ते कभी पटरी पर न लौट सकें। ये भी दावा किया गया कि सोशल मीडिया के जिन अकाउंट से भारत विरोधी अभियान चलाए जा रहे हैं वो सभी अगस्त में बनाए गए हैं। इधर खुफिया एजेंसियों के सूत्रों के मुताबिक खालिस्तानी आतंकियों की फंडिंग रोकने के लिए भारत की सुरक्षा एजेंसियों ने बड़े एक्शन की तैयारी शुरू कर दी, क्योंकि सूत्र बताते हैं कि खालिस्तानी आतंकियों को कई दूसरे देशों के साथ भारत से भी हवाला कारोबार के जरिए मोटी रकम भेजी जाती है। और खुफिया सूत्रों का दावा है कि कनाडा और दुनिया के दूसरे देशों में छिपे खालिस्तानी आतंकी उन पैसों का इस्तेमाल भारत पर आतंकी हमले के लिए करते हैं। इसी वजह से भारत की सुरक्षा एजेंसियों ने खालिस्तानी आतंकियों की फंडिंग पर बड़ी कार्रवाई की तैयारी शुरू कर दी। सूत्रों के मुताबिक एसएफजे यानी सिक्स फॉर जस्टिस, बब्बर खालसा इंटरनेशनल और खालिस्तान टाइगर फोर्स समेत कई दूसरे खालिस्तानी आतंकी संगठनों पर शिकंजा कसने की तैयारी है। और सूत्रों का दावा यह है कि इसके जरिए इन आतंकी संगठनों को विदेशों से होने वाली फंडिंग को रोका जाएगा। इसके अलावा खालिस्तानी संगठनों से जुड़े एनजीओ यानी गैर सरकारी संस्थाओं पर भी नकेल कसने की प्लानिंग है। सूत्र ये भी बताते हैं कि जिस तरह से कश्मीर में अलगाववादी संगठनों और आतंकी संगठनों पर कार्रवाई की गई थी, उसी तरह खालिस्तानी संगठनों और इसके आतंकियों पर कार्रवाई की जाएगी। और खुफिया सूत्रों के हवाले से खबर है कि कनाडा में हरदीप सिंह निज्जर की हत्या से बौखलाए खालिस्तानी आतंकी भारत में पुलिस अधिकारियों को निशाना बना सकते हैं। कनाडा में 18 जून को खालिस्तानी आतंकी निज्जर की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। और खुफिया सूत्रों का दावा है कि निज्जर की हत्या का बदला लेने के लिए खालिस्तानी आतंकियों ने बड़ी साजिश रची है। सूत्र बताते हैं कि उनके निशाने पर पंजाब और दिल्ली पुलिस के कई बड़े अधिकारी हैं। इनके अलावा इन दोनों राज्यों के सरकारी कर्मचारियों पर भी हमले की प्लानिंग की गई है। और खुफिया सूत्रों के मुताबिक इस साजिश का मास्टरमाइंड खालिस्तानी आतंकवादी गुरपंतवंत सिंह पन्नू और अर्शदीप डल्ला हैं।
सूत्रों का दावा है कि कुछ रोज पहले भी आतंकी पन्नू ने कनाडा, यूके, जर्मनी और अमेरिका में रहने वाले दिल्ली पुलिस के अधिकारियों के रिश्तेदारों पर हमले की धमकी दी थी। सूत्रों के मुताबिक पन्नू ने यह धमकी इसलिए दी थी क्योंकि दिल्ली पुलिस ने 2 बार उसकी आतंकी साजिश को नाकाम कर दिया था, जिससे उसकी काफी किरकिरी हुई थी। इस बीच खबर है कि कनाडा में भारतीय हाई कमीशन के बाहर खालिस्तान समर्थकों का प्रदर्शन बुरी तरह फेल हो गया, क्योंकि भारत के खिलाफ कनाडा में माहौल बनाने के लिए खालिस्तान समर्थकों ने जो प्रदर्शन किया उसमें गिने चुने लोग ही पहुंचे, जिससे कनाडा में भारत के डर से छिपे खालिस्तानी आतंकियों और पाकिस्तान के मंसूबों पर पानी फिर गया। एक रोज पहले कनाडा के अलग अलग शहरों में मौजूद भारतीय हाई कमीशन के बाहर खालिस्तान के समर्थकों ने प्रदर्शन किया। वैंकूवर शहर से प्रदर्शन की जो तस्वीरें सामने आई उनमें वहां कुछ ही लोग दिखाई दिए। इसी तरह खालिस्तान समर्थकों ने दूसरा प्रदर्शन ऑटवा में मौजूद भारतीय हाई कमीशन के बाहर किया। सूत्रों का दावा है कि वहां भी प्रदर्शन में 20 से 25 लोग ही शामिल हुए और खुफिया सूत्रों के मुताबिक जो लोग प्रदर्शन में शामिल थे वो सभी लोग मजदूर थे, जिन्हें पैसे देकर बुलाया गया था। जबकि आतंकी संगठन SFJ यानी सिक्स फॉर जस्टिस को प्रदर्शन में सैकड़ों लोगों के पहुंचने की उम्मीद थी, लेकिन हुआ बिल्कुल उलट। मतलब भारत के खिलाफ किए गए ये प्रदर्शन बुरी तरह फेल हो गए, जिससे खालिस्तानी आतंकियों को करारा झटका लगा। उधर खालिस्तानी आतंकी करणवीर सिंह के खिलाफ दुनिया भर के बड़े अपराधियों पर नजर रखने वाली संस्था इंटरपोल ने रेड कॉर्नर नोटिस जारी कर दिया। करणवीर सिंह पर भारत के खिलाफ साजिश रचने के आरोप हैं। और यही नहीं, करणवीर सिंह को बब्बर खालसा के आतंकी वाधवा सिंह और हरविंदर सिंह रिंदा का बेहद करीबी भी बताया गया। खबर यह भी है कि पंजाब के कपूरथला का रहने वाला करणवीर पाकिस्तान में छिपा है। इस बीच कनाडा जिस खालिस्तानी आतंकी हरदीप सिंह निज्जर के लिए इंसाफ पाने का ढोंग कर रहा है, सूत्रों ने खबर दी कि पीएम जस्टिन ट्रूडो की सरकार के कुछ अधिकारियों ने उसी निज्जर और उसके साथियों के इशारे पर भारत से सिख समुदाय के कई लोगों को कनाडा का वीजा दिलवाया। ये वो लोग थे जिनके पास पैसे नहीं थे। ऐसे में निज्जर जैसे खालिस्तानी आतंकवादियों ने कनाडा में नौकरी दिलाने के नाम पर उन्हें अपने खालिस्तानी एजेंडे में फंसा लिया। और सूत्रों ने दावा किया कि इस काम में भारत की एक खालिस्तान समर्थक राजनीतिक पार्टी ने भी कनाडा में एक्टिव खालिस्तानी आतंकियों का साथ दिया। कनाडा में भारत के खिलाफ माहौल बनाने के लिए खालिस्तानी आतंकियों को प्रदर्शन और जुलूस निकालने होते हैं, मगर उन प्रदर्शनों और जुलूसों में वो खालिस्तान समर्थक भीड़ कहां से लाते। ऐसे में आरोप है कि उन्होंने भारत से भोले भाले लोगों को वीजा दिलाकर कनाडा बुलाया, ताकि उन लोगों को अपने विरोध प्रदर्शन में खड़ा करके वो दुनिया के सामने खालिस्तान के समर्थन की झूठी तस्वीर पेश कर सके। बताया गया कि खालिस्तानी आतंकियों का ब्रॉम्पटन, एडमिंटन और सरी जैसे कनाडा के शहरों में 30 से ज्यादा गुरुद्वारों पर कंट्रोल है। सूत्रों ने जानकारी दी कि खालिस्तानी आतंकी भारत से बुलाए गए लोगों से उन्हीं गुरुद्वारों में छोटे मोटे काम करवाते हैं और फिर उन्हें अपने साथ प्रदर्शनों में ले जाते हैं। उधर भारत पर झूठे आरोप लगाने के बाद अलग थलग पड़े कनाडा को श्रीलंका ने भी खरी खरी सुना दी। श्रीलंका ने कनाडा को आतंकवादियों की पनाहगाह बता दिया। कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने पिछले हफ्ते अपनी संसद में बयान दिया था कि कनाडा में खालिस्तानी आतंकी हरदीप सिंह निज्जर की हत्या में भारत का हाथ, जिस पर श्रीलंका कनाडा के खिलाफ भारत का साथ देने उतरा है। श्रीलंका के विदेश मंत्री ने 2 टूक कहा कि कनाडा आतंकियों का समर्थक बन चुका है। Some of the terrorists have found safe haven in Canada. श्रीलंका के विदेश मंत्री ने तो ये तक कह दिया कि उन्हें जस्टिन ट्रूडो का बयान सुनकर कोई हैरानी नहीं हुई, क्योंकि उनकी बिना सबूतों के आरोप लगाने की आदत रही है, ये उनका तरीका है। इधर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली में रोजगार मेले में शामिल होकर 51,000 युवाओं को नियुक्ति पत्र सौंपे। ये सभी लोग केंद्र सरकार के अलग अलग विभागों में भर्ती हुए, जिन्हें दिल्ली के नेशनल मीडिया सेंटर में आयोजित एक कार्यक्रम में प्रधानमंत्री ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए नियुक्ति पत्र दिए। देश भर में ये रोजगार मेला 46 जगहों पर आयोजित किया गया। इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत की अर्थव्यवस्था की तारीफ करते हुए उसे दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था बताया। प्रधानमंत्री दिल्ली के भारत मंडपम में G20 यूनिवर्सिटी कनेक्ट के समापन समारोह में शामिल हुए और इसी दौरान अपने संबोधन में उन्होंने भारत की अर्थव्यवस्था की तारीफ की। कम समय में हम 10वें नंबर की अर्थव्यवस्था से 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गए। इस कार्यक्रम में प्रधानमंत्री ने भारत पर दुनिया के बढ़ते भरोसे का भी जिक्र किया। और भारत मंडपम में हुए इस कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भ्रष्टाचार करने वालों को सख्त चेतावनी भी दी। प्रधानमंत्री ने जांच एजेंसियों की कार्रवाई को लेकर विपक्ष के आरोपों पर पलटवार किया और भ्रष्टाचार के मुद्दे पर प्रधानमंत्री ने वहां मौजूद लोगों से ही सवाल पूछ लिया। देश का माल चोरी किया है तो कहां रहेंगे, कहां रहना चाहिए। प्रधानमंत्री ने विपक्ष के उन सवालों का जवाब दिया जिनमें उन पर लोगों को जेल में डालने का आरोप लगाया जाता है। उधर गुजरात के अहमदाबाद में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के रोड शो में लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी। प्रधानमंत्री 2 दिन के दौरे पर गुजरात पहुंचे और इस दौरान प्रधानमंत्री ने अहमदाबाद में एक रोड शो किया। इससे पहले प्रधानमंत्री नारी शक्ति वंदन अभिनंदन कार्यक्रम में भी शामिल हुए, जहां मौजूद महिलाओं ने उनका भव्य स्वागत किया।
इधर उत्तर प्रदेश के अयोध्या में अगले साल जनवरी में होने वाले राम मंदिर के उद्घाटन समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी शामिल होंगे। राम मंदिर निर्माण समिति के अध्यक्ष नृपेंद्र मिश्रा के मुताबिक प्रधानमंत्री 20 से 24 जनवरी के बीच अयोध्या पहुंचेंगे, जिसके लिए राम मंदिर निर्माण समिति की तरफ से पीएम को पहले ही न्योता भेजा जा चुका है। अंतिम कार्यक्रम उनका जिस समय आएगा उसके बाद ट्रस्ट उसकी घोषणा करेगा। अयोध्या में समारोह को लेकर तैयारियां तेज कर दी गई, क्योंकि अयोध्या में रामलला की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा की तारीख तय हो गई। राम मंदिर निर्माण समिति के अध्यक्ष नृपेंद्र मिश्रा के मुताबिक अगले साल 22 जनवरी को राम मंदिर के गर्भगृह में प्राण प्रतिष्ठा होगी और उस दौरान गर्भगृह में 2 मूर्तियां स्थापित की जाएंगी। इस दौरान अयोध्या में भव्य समारोह का भी आयोजन होगा, जिसमें राम मंदिर निर्माण आंदोलन से जुड़े कई लोग भी शामिल होंगे, जिसके लिए अयोध्या में तैयार हो रहे भव्य राम मंदिर का काम आखिरी चरण में पहुंच गया। राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट की ओर से भव्य मंदिर की कुछ तस्वीरें जारी की गई, जिनमें बन रहे राम मंदिर की खूबसूरत नक्काशी नजर आई। साथ ही जारी की गई तस्वीरों में मंदिर के परिक्रमा मार्ग को भी दिखाया गया, जिसे पूरा करने का काम तेजी से चल रहा है। और इस बीच खबर है कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी रामलला का दर्शन करने अयोध्या जा सकते हैं। इस दौरे को लेकर राहुल गांधी के एक प्रतिनिधि ने राम मंदिर के प्रधान पुजारी से मुलाकात भी की। हालांकि राहुल गांधी के अयोध्या जाने की कोई तारीख अभी तय नहीं हुई है, लेकिन उनके इस दौरे को 2024 के लोकसभा चुनावों से जोड़कर देखा जा रहा है। और इसी वजह से कांग्रेस नेता राहुल गांधी के रामलला के दर्शन करने की खबर पर बीजेपी हमलावर हो गई। बीजेपी ने विपक्षी गठबंधन के नेता उदयनिधि स्टालिन के सनातन धर्म पर की गई विवादास्पद टिप्पणी के बहाने उन पर हमला बोला और राहुल गांधी के अयोध्या दौरे को उससे जोड़ते हुए तंज कस दिया। राहुल गांधी अगर रामलला का दर्शन करके अपने पाप धोने की कोशिश भी करे तो भी नहीं होने वाले। यही नहीं, बीजेपी ने कांग्रेस पर राम मंदिर के बनने में रोड़े अटकाने का भी आरोप लगाया। उधर कर्नाटक में कावेरी नदी के पानी पर मचे दंगल के बीच कुछ संगठनों की मांग पर पूरा दिन बेंगलुरु बंद रहा। इस दौरान तमिलनाडु के साथ कावेरी नदी के पानी के बंटवारे का मुद्दा उठाया गया और बंद के दौरान वहां जगह जगह प्रदर्शन किया गया। इस दौरान कई लोगों ने कपड़े उतारकर विरोध जताया। वहां से आई तस्वीरों में कई प्रदर्शनकारी बिना कपड़ों के सड़क पर लेटकर नारेबाजी करते भी नजर आए, तो कई प्रदर्शनकारियों ने हाथ में मटके लेकर तमिलनाडु को पानी दिए जाने का विरोध किया। इस दौरान प्रशासन ने वहां के स्कूल कॉलेजों को बंद रखने का आदेश जारी किया, जबकि वहां के बाजार, होटल और रेस्टोरेंट भी बंद रखे गए। प्रदर्शनकारियों ने तमिलनाडु से आने वाली बसों को भी बेंगलुरु में घुसने नहीं दिया। पूरे शहर में धारा 144 लगा दी गई। वहां की सड़कों पर भारी संख्या में सुरक्षा बल तैनात दिखे, क्योंकि CWMA यानी कावेरी जल प्रबंधन प्राधिकरण ने तमिलनाडु को कावेरी नदी से 5000 क्यूसेक रोज देने का आदेश जारी किया, जिसके खिलाफ कर्नाटक सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने CWMA के फैसले पर हस्तक्षेप करने से इनकार करते हुए उस याचिका को खारिज कर दिया। क्योंकि कावेरी नदी के पानी के बंटवारे का विवाद करीब 200 साल पुराना है, जिस पर 2018 में सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया, लेकिन इसके बावजूद कर्नाटक और तमिलनाडु के बीच विवाद खत्म नहीं हुआ। और इस बार कर्नाटक और तमिलनाडु में कम बारिश होने की वजह से ये विवाद भड़क गया और वहां प्रदर्शनों का दौर शुरू हो गया, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने CWMA यानी कावेरी जल प्रबंधन प्राधिकरण के फैसले में हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया और कर्नाटक को कावेरी नदी का 5000 क्यूसेक पानी रोजाना तमिलनाडु को देने का CWMA का फैसला मानना पड़ा। ऐसा उस वक्त हुआ जब कर्नाटक में कांग्रेस की सरकार है और तमिलनाडु में भी विपक्षी गठबंधन में शामिल पार्टी DMK की ही सरकार है। इसलिए कर्नाटक में विपक्ष में बैठी बीजेपी और JDS ने कांग्रेस को घेरना शुरू कर दिया। उन्होंने आरोप लगाया कि गठबंधन से वफादारी निभाने के लिए कांग्रेस ने कर्नाटक के साथ नाइंसाफी की। हालांकि कांग्रेस की मुश्किल तब और बढ़ गई जब कावेरी नदी में पानी का स्तर कम हो गया, जिसकी वजह से तमिलनाडु को दिए जाने वाला पानी रोकना पड़ गया। इसके बाद तो तमिलनाडु में भी कर्नाटक की सरकार के खिलाफ प्रदर्शन शुरू हो गए। उधर एशियन गेम्स में भारत ने तीसरा गोल्ड मेडल हासिल कर लिया। भारत की घुड़सवार टीम ने शानदार प्रदर्शन किया और गोल्ड मेडल जीतकर इतिहास रच दिया, क्योंकि 41 साल के लंबे इंतजार के बाद घुड़सवारी में भारत ने गोल्ड मेडल अपने नाम किया। भारत के घुड़सवार अनुष अग्रवाल, हृदय विपुल, दिव्यकीर्ति सिंह और सुदीप्ति हजेला ने देश को यह कामयाबी दिलाई। इस बीच एशियन गेम्स में तीसरे दिन भारत के खिलाड़ियों का शानदार प्रदर्शन रहा। नौकायान प्रतियोगिता में भारत ने सिल्वर मेडल जीता। इस प्रतियोगिता में नेहा ठाकुर ने भारत को जीत दिलाई और देश का मान बढ़ाया। एशियन गेम्स में मिली इस कामयाबी पर लोगों ने सोशल मीडिया पर नेहा ठाकुर को बधाइयां दी। इधर सूत्रों ने बताया कि मध्य प्रदेश के विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी 30 से 40% मौजूदा विधायकों का टिकट काट सकती है। एक दिन पहले ही बीजेपी ने मध्य प्रदेश में अपने उम्मीदवारों की दूसरी लिस्ट जारी की, जिसमें सबको चौंकाते हुए पार्टी ने 3 केंद्रीय मंत्रियों समेत 7 मौजूदा सांसदों को टिकट दे दिया। जिसके बाद सूत्रों ने खबर दी कि मध्य प्रदेश में बीजेपी 30 से 40% मौजूदा विधायकों का टिकट काट सकती है। बीजेपी मध्य प्रदेश की 230 में 78 सीटों पर उम्मीदवारों के नाम का ऐलान कर चुकी है, जिसके बाद मौजूदा विधायकों का टिकट कटने की खबर उड़ने लगी, जिस पर कांग्रेस ने बीजेपी पर निशाना साधा। ये भाजपा में घबराहट की निशानी है। जिसके बाद बीजेपी ने कांग्रेस को जवाब दिया, सीटों पर के लिए कोई सीट कमजोर नहीं है।
अटकलें हैं कि मध्य प्रदेश में बीजेपी गुजरात मॉडल लागू कर सकती है, क्योंकि गुजरात चुनाव में पार्टी ने कई विधायकों का टिकट काट दिया था। वहीं मध्य प्रदेश में 3 केंद्रीय मंत्रियों के विधानसभा चुनाव लड़ने के ऐलान के बाद मुख्यमंत्री के चेहरे पर सस्पेंस बढ़ गया। पार्टी ने मध्य प्रदेश में अपनी दूसरी लिस्ट में केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर, फग्गन सिंह कुलस्ते और प्रहलाद पटेल को टिकट दिया, जिसके बाद राज्य में मुख्यमंत्री के चेहरे पर सस्पेंस बढ़ गया, क्योंकि पार्टी ने इस बार 3 केंद्रीय मंत्रियों को विधायक का चुनाव लड़ने के लिए मैदान में उतार दिया। केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर के बयान से भी कुछ ऐसे ही संकेत मिले। हमारे यहाँ मुख्यमंत्री पद की दौड़ में कोई नहीं है। हालांकि इन सारी अटकलों के बीच शिवराज सिंह चौहान ने राज्य में बीजेपी की जीत का दावा कर डाला। भारतीय जनता पार्टी की महाविजय को सुनिश्चित कर दिया है। सूत्र बता रहे हैं कि पार्टी आलाकमान का मानना है कि मध्य प्रदेश चुनाव में नए और कद्दावर नेताओं की एंट्री से कार्यकर्ताओं का जोश बढ़ेगा और मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवारों की संख्या भी बढ़ जाएगी, जिससे ये संदेश जाएगा कि बीजेपी के पास सीएम पद के लिए चेहरों की कोई कमी नहीं है। यही नहीं, बीजेपी की दूसरी लिस्ट में कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में शामिल हुए ज्योतिरादित्य सिंधिया के 5 समर्थकों को भी टिकट मिला। मध्य प्रदेश के ग्वालियर चंबल इलाके में सिंधिया की अच्छी पकड़ मानी जाती है, जहां से पार्टी ने सिंधिया समर्थकों को टिकट दिया। बीजेपी के 39 उम्मीदवारों की दूसरी लिस्ट में उनके 5 समर्थक शामिल हैं, जिनमें रघुराज कंसाना को मुरैना से और मोहन सिंह राठौर को भितरवार से टिकट मिला। इसके अलावा इमरती देवी को डबरा, हीरेंद्र सिंह बंटी को राघोगढ़ और श्रीकांत चतुर्वेदी को मैहर से उम्मीदवार बनाया गया। पार्टी का कार्यकर्ता मैं हूँ। 2018 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी की सीटें कांग्रेस से कम आई थीं, लेकिन सिंधिया और उनके समर्थकों के साथ आने के बाद राज्य में शिवराज सिंह चौहान फिर से मुख्यमंत्री बन गए थे, क्योंकि 230 सीटों वाली मध्य प्रदेश विधानसभा में बीजेपी को 127 विधायकों का समर्थन मिल गया, जबकि चुनाव में 114 सीटें जीतने वाली कांग्रेस के पास केवल 96 विधायक बचे थे, जिसकी वजह से कमलनाथ सरकार गिर गई थी। उधर पंजाब के पूर्व वित्त मंत्री मनप्रीत सिंह बादल के खिलाफ भ्रष्टाचार के एक मामले में गिरफ्तारी का वारंट जारी कर दिया गया। ये मामला पंजाब के बठिंडा में एक संपत्ति की खरीद में भ्रष्टाचार के आरोप से जुड़ा है, जिसमें पूर्व मंत्री और बीजेपी नेता मनप्रीत सिंह बादल समेत 6 आरोपियों के खिलाफ विजिलेंस विभाग केस दर्ज कर चुका है। सूत्रों के मुताबिक उनमें 3 लोग पकड़े जा चुके हैं, जबकि मनप्रीत सिंह बादल समेत बाकी 3 आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए जगह जगह छापेमारी की जा रही है। इधर पंजाब के अमृतसर में बीएसएफ और पंजाब पुलिस ने मिलकर ड्रग्स की एक बड़ी खेप के साथ एक तस्कर को भी गिरफ्तार कर लिया। उस इलाके में एक संदिग्ध ड्रोन के दिखने के बाद यह कार्रवाई की गई, जिसके तहत बीएसएफ और पंजाब पुलिस के जवानों ने 2 लोगों का पीछा किया जो उस ड्रोन का इंतजार कर रहे थे, लेकिन उनमें एक आरोपी भाग निकला, जबकि दूसरे को गिरफ्तार कर लिया गया और फिर उससे हुई पूछताछ के बाद ड्रग्स की एक बड़ी खेप बरामद कर ली गई। उधर नागोर्नो कराबाख में एक तेल के टैंकर में जबरदस्त धमाका हो गया। आशंका जताई गई कि करीब 200 लोग इसकी चपेट में आए। यह धमाका उस वक्त हुआ जब अर्मेनियाई मूल के हजारों लोग नागोर्नो कराबाख से पलायन कर रहे थे और अपनी गाड़ियों में तेल भरवाने के लिए पेट्रोल पंप पहुंचे थे। लेकिन उसी वक्त तेल के टैंकर में हुए धमाके ने सारी सूरत ही बदल दी। धमाका इतना तेज था कि टैंकर धू-धू कर जलने लगा, जिसके बाद पेट्रोल पंप पर चीख पुकार मच गई और लोग यहाँ वहाँ भागने लगे। धमाका इतना जबरदस्त था कि टैंकर से उठने वाला धुआं कई किलोमीटर दूर से ही नजर आने लगा। आसमान में उठे काले धुएं को देखकर ऐसा लगा मानो कोई बवंडर आया हो। धमाका नागोर्नो कराबाख के कराबाख इलाके की राजधानी स्टेपनाकर्ट में हुआ। आशंका जताई गई कि इसकी चपेट में 200 लोग आए। घटना के चश्मदीदों ने तो कई लोगों के जिंदा जल जाने का भी दावा किया, जिसके बाद अर्मेनिया की सरकार ने आशंका जताई कि यह धमाका साजिश के तहत करवाया गया। यही नहीं, अर्मेनिया के स्वास्थ्य मंत्री ने घायलों को जल्द से जल्द अर्मेनिया लाने की तैयारी भी शुरू कर दी, क्योंकि कराबाख की राजधानी स्टेपनाकर्ट में अचानक धमाका हुआ। वहां जिस हाईवे पर आग की ऊंची ऊंची लपटें उठती दिखी, वहां हजारों की संख्या में अर्मेनियाई मूल के लोग इकट्ठा हुए थे, जो कुछ दिन पहले अजरबैजान पर हुए हमले के बाद पलायन करने को मजबूर हो गए। लेकिन नागोर्नो कराबाख की सीमा से निकलने से पहले ही तेल टैंकर में धमाका हो गया। हालांकि धमाका कैसे हुआ ये पता नहीं चल पाया, लेकिन अर्मेनिया की सरकार को इसके पीछे साजिश का शक है, क्योंकि कराबाख की राजधानी स्टेपनाकर्ट में जिस पेट्रोल पंप पर धमाका हुआ वो कोई मामूली जगह नहीं, बल्कि उस पूरे इलाके का सबसे बड़ा तेल का भंडार है। यानी अगर वहां आग लग गई और तेल का भंडार खाली हो गया तो अर्मेनियाई मूल के लोगों का उस इलाके से निकलना मुश्किल हो जाएगा। लेकिन पश्चिमी मीडिया ने अपनी रिपोर्ट में दावा किया कि लोग वहां डटे रहे और जल्द से जल्द नागोर्नो कराबाख से निकलने पर अड़ गए। अर्मेनिया की सरकार की ओर से भी उन्हें जल्द मदद पहुंचाने का भरोसा मिला। और अजरबैजान के नागोर्नो कराबाख पर पूर्ण नियंत्रण के दावे के बाद अर्मेनियाई मूल के हजारों लोगों ने वहां से पलायन शुरू कर दिया। ये जानकारी अर्मेनिया की सरकार ने दी और पलायन करने वाले अर्मेनियाई मूल के लोगों के आंकड़े जारी किए, क्योंकि पिछले हफ्ते अजरबैजान ने अचानक नागोर्नो कराबाख पर हमला कर दिया था। रात में हुए हमले में अजरबैजान ने अर्मेनिया के सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया था, जिसके बाद अर्मेनिया ने दावा किया कि हमले में अर्मेनियाई मूल के 200 लोगों की मौत हुई, जिसके बाद अर्मेनिया की सरकार ने नागोर्नो कराबाख से लोगों के पलायन का दावा कर दिया और आंकड़े जारी किए कि नागोर्नो कराबाख से करीब 5000 लोगों ने पलायन किया, क्योंकि नागोर्नो कराबाख में कई अलगाववादी नेताओं ने अजरबैजान की सेना के सामने सरेंडर किया, जिसके बाद उनकी और अजरबैजान की सरकार के बीच बातचीत शुरू हो गई, जिसके बाद हजारों अर्मेनियाई नागोर्नो कराबाख से निकलने लगे।
उधर अर्मेनिया और अजरबैजान में बढ़े तनाव के बीच उनके पड़ोसी देश ईरान ने बड़ी चेतावनी दे डाली। ईरान के मीडिया के मुताबिक वहां के रक्षा मंत्रालय ने साफ कर दिया कि वो अर्मेनिया के दक्षिणी इलाकों की अंतर्राष्ट्रीय सीमा में कोई भी बदलाव बर्दाश्त नहीं करेगा और जरूरत पड़ने पर ईरान अपनी सेना का इस्तेमाल करने से भी पीछे नहीं हटेगा, क्योंकि दावा किया गया कि यूरोप तक अपनी पहुंच बनाए रखने के लिए ईरान अजरबैजान के कट्टर दुश्मन अर्मेनिया का समर्थन कर रहा है। और ईरान को डर है कि अजरबैजान कहीं ज़ेंगिज़ुर कॉरिडोर पर कब्जा न कर ले, क्योंकि अजरबैजान की राजधानी बाकू से निकलने वाला ये कॉरिडोर उसके दक्षिणी हिस्से से होकर तुर्की के पूर्व में जाएगा। ये कॉरिडोर अर्मेनिया और ईरान के बॉर्डर से भी लगता है और अगर इस पर अजरबैजान का कब्जा हुआ तो ईरान का यूरोप से संपर्क टूट जाएगा। दावा किया गया कि इसीलिए ईरान उस इलाके में अंतर्राष्ट्रीय सीमा में कोई भी बदलाव नहीं चाहता। इस बीच पश्चिमी मीडिया के मुताबिक अर्मेनिया पर अजरबैजान के हमले को लेकर अमेरिका रूस पर भड़क गया। अमेरिका ने रूस पर आरोप लगाया कि वो अर्मेनिया को सुरक्षा देने के वादे को पूरा नहीं कर पाया, जिसकी वजह से तुर्की के दम पर अजरबैजान ने जब नगोर्नो कराबाख पर हमला किया तो अर्मेनिया बिल्कुल अकेला पड़ गया। रूस ने अर्मेनिया को सुरक्षा देने का वादा किया था, लेकिन जंग में रूस ने अर्मेनिया की मदद करने के लिए न हथियार भेजे और न ही सैनिक, जिसके बाद अर्मेनिया के प्रधानमंत्री निकोल पशिन्यान ने कड़े शब्दों में रूस की निंदा की। यही नहीं, उन्होंने रूस पर आरोप लगाया कि वो अपने वादे को पूरा करने में नाकाम साबित हुआ। और इसी बीच अमेरिका का भी बयान आ गया, वो भी ऐसे समय में जब अर्मेनिया में रूस के खिलाफ जबरदस्त गुस्सा है, क्योंकि नवंबर 2020 में रूस के राष्ट्रपति पुतिन ने अर्मेनिया और अजरबैजान के बीच में एक शांति समझौता कराया था, जिस पर दोनों ने साइन भी किए थे। लेकिन अर्मेनिया ने आरोप लगाया कि रूस ने अजरबैजान के साथ कोई सख्ती नहीं की, जिसकी वजह से वो कई बार उस शांति समझौते को तोड़ चुका है। उधर पाकिस्तान की सेना ने दावा किया कि उसने खैबर पख्तूनख्वा इलाके में घुसकर टीटीपी यानी तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान के 3 लड़ाकों को ढेर कर दिया। पाकिस्तानी सेना के मुताबिक उसने अफगानिस्तान की सीमा के पास मौजूद खैबर पख्तूनख्वा इलाके में टीटीपी के कुछ अड्डों पर दबिश दी। और पाकिस्तानी सेना ने दावा किया कि इस दौरान दोनों तरफ से हुई फायरिंग में टीटीपी के 3 आतंकी ढेर कर दिए गए। पाकिस्तान की सेना के मुताबिक मारे गए तीनों आतंकी पाकिस्तानी फौज पर हमले के आरोपी थे, जिसका बदला लेने के लिए पाकिस्तान की सेना ने उनके अड्डों पर धावा बोल दिया। और पाकिस्तान की सेना के मुताबिक इस कार्रवाई में टीटीपी के कमांडर को भी मौत की नींद सुला दिया गया। दावा तो यह भी किया गया कि इस दौरान पाकिस्तान की सेना को वहां से कई खतरनाक हथियार भी मिले, जिन्हें उसने अपने कब्जे में ले लिया। इस बीच पाकिस्तानी मीडिया के मुताबिक अब वहां की सेना पाकिस्तान में मची खाने की किल्लत से निपटने के लिए खेती करने की तैयारी में। एक रिपोर्ट में दावा किया गया कि इसके लिए पाकिस्तान की सेना ने लाखों एकड़ की सरकारी जमीन को अपने कब्जे में लेने का काम शुरू कर दिया। मतलब अब पाकिस्तानी सेना के जवान टैंकों के बजाय ट्रैक्टरों पर दिखाई देंगे। पाकिस्तानी मीडिया के मुताबिक वहां नए खाद्य सुरक्षा अधिनियम को लागू करने की तैयारियां तेज हो गईं, जिसकी कमान सेना ने अपने हाथ में ले ली। जानकारी के मुताबिक इसके लिए पाकिस्तान की सेना ने पंजाब प्रांत में करीब 10 लाख एकड़ की सरकारी जमीन को अपने कब्जे में ले लिया। बताया गया कि इस जमीन पर गेहूं, कपास, गन्ना और सब्जियां उगाई जाएंगी। पाकिस्तानी मीडिया की इस नई रिपोर्ट के मुताबिक ये नया नियम अगले साल से लागू होगा। हालांकि इसके लागू होने से पहले ही पाकिस्तान की जनता ने सेना के इस कदम का विरोध करना शुरू कर दिया। इस बीच पाकिस्तान के कुछ हैकरों ने अपनी ही सेना की वेबसाइट को हैक कर लिया, जिसके बाद वहां की सेना की वेबसाइट पर पाकिस्तानी फौज के अधिकारियों के लिए एक चेतावनी लिखी दिखाई दी, जिसमें पाकिस्तानी सेना के तमाम जनरलों समेत वहां के नेताओं को अपनी ताकत का गलत इस्तेमाल न करने की हिदायत दी गई। इस संदेश में उन हैकरों ने पाकिस्तानी सेना के अधिकारियों और वहां के नेताओं की जनता की बेहतरी से जुड़े फैसले लेने की नसीहत दी। साथ ही ये चेतावनी भी दी कि पाकिस्तान की जनता पर जुल्म करना बंद कर दें, वरना इसका अंजाम भुगतने के लिए तैयार रहें। आरोप लगाया गया कि कंगाली से जूझ रही पाकिस्तान की जनता पर वहां की सरकार और फौज ने कई तरह से अत्याचार किए, जिससे वहां हालात और ज्यादा बिगड़ गए। यही वजह रही कि वहां के कुछ हैकरों ने पाकिस्तानी सेना की वेबसाइट को हैक कर सेना और सरकार के नाम संदेश जारी कर दिया। हालांकि इस संदेश में उन हैकरों ने वहां के लोगों से भी शांति बनाए रखने की अपील की, ताकि पाकिस्तान में माहौल बिगड़ने की नौबत न आने पाए। इधर राजस्थान के गृह राज्य मंत्री राजेंद्र यादव के कई ठिकानों पर ईडी की टीमों ने छापेमारी की। ये कार्रवाई ईडी ने राजस्थान में मिड डे मील में हुए घोटाले के आरोप में की। और इस घोटाले का आरोप राजस्थान के गृह राज्य मंत्री राजेंद्र यादव की कंपनियों पर लगा, जिसके बाद ईडी की टीम ने राजस्थान में एक साथ उनके कुल 10 ठिकानों पर छापे मारे। उधर डब्ल्यूएचओ ने कोरोना से भी ज्यादा खतरनाक एक महामारी को लेकर चेतावनी जारी कर दी। डब्ल्यूएचओ ने इस महामारी को डिजीज एक्स नाम दिया। स्वास्थ्य विशेषज्ञों ने इस महामारी के कोरोना से 20 गुना ज्यादा खतरनाक होने की आशंका जता दी, जिसकी वजह से 5 करोड़ लोगों की मौत हो सकती है। डब्ल्यूएचओ ने इस महामारी को डिजीज एक्स नाम दिया। चेतावनी दी गई कि यह महामारी साल 1918 में आए विनाशकारी स्पेनिश फ्लू के जितनी खतरनाक हो सकती है। हेल्थ एक्सपर्ट के मुताबिक इस बीमारी के मरीज जल्द सामने आ सकते हैं। पूरी दुनिया में कोरोना वायरस ने जमकर कहर बरपाया था। अब भी इसके मामले सामने आते ही रहते हैं, लेकिन अब जब एक बार फिर कोरोना वायरस से 20 गुना ज्यादा खतरनाक महामारी के आने का अनुमान लगाया गया, तो लोगों पर नया संकट मंडराने लगा। कोरोना की वजह से लाखों लोगों की मौत हो गई थी, लेकिन अगर ये महामारी फैल गई तो 5 करोड़ लोग इसकी चपेट में आकर अपनी जान गंवा सकते हैं। इसीलिए डब्ल्यूएचओ ने अभी से चेतावनी जारी कर लोगों को सतर्क कर दिया। इस बीच चीन की प्रसिद्ध वायरोलॉजिस्ट शी चांगली ने
कोरोना वायरस के एक बार फिर महामारी की तरह फैलने की आशंका जताई। उनके मुताबिक भविष्य में एक और कोरोना वायरस का सामना करना पड़ सकता है। यानी दुनिया पर फिर महामारी का संकट मंडराने लगा। चीन की वायरोलॉजिस्ट शी चांगली जानवरों से पैदा होने वाले वायरस पर अपने शोध के लिए जानी जाती हैं। वो 20 साल से भी अधिक समय से कई तरह के वायरस पर रिसर्च कर रही हैं, इसीलिए उनके दावे को हल्के में नहीं लिया जा सकता। शी चांगली ने अपनी नई रिसर्च में भविष्य में फिर एक और कोरोना वायरस के फैलने का दावा किया। उनके मुताबिक नया वायरस जरूर फैलेगा, लेकिन अगर ऐसा हो गया तो दुनिया को एक बार फिर महामारी की मार झेलनी पड़ेगी। उधर पश्चिमी मीडिया के मुताबिक हिटलर की सेना में शामिल एक फौजी को कनाडा की संसद में सम्मान देना वहां के स्पीकर को भारी पड़ गया और विपक्ष ने उनके इस्तीफे की मांग कर डाली। ऐसा इसलिए क्योंकि उस फौजी पर आरोप है कि वो हिटलर की तरफ से दूसरे विश्व युद्ध में लड़ रहे थे और उन्होंने कई यहूदियों का खून बहाया था, जिसके बाद से कनाडा में रह रहे यहूदी उस नाज़ी फौजी के सम्मान का विरोध करने लगे। यही नहीं, जब इस बात की जानकारी वहां की विपक्षी पार्टी को लगी तो उन्होंने कनाडा की संसद के स्पीकर के इस्तीफे की मांग कर डाली। कनाडा की संसद में 22 सितंबर को 98 साल के यारोस्लाव होंका का सम्मान हुआ। संसद में मौजूद सांसदों ने उनके सम्मान में खड़े होकर तालियां बजाई और कहा गया कि होंका ने यूक्रेन की आजादी के लिए रूस के खिलाफ जंग लड़ी। लेकिन जब उस फौजी के बारे में पता चला कि उसने दूसरे विश्व युद्ध में हिटलर की तरफ से लड़ते हुए यहूदियों का खून बहाया था, जिसके बाद कनाडा की संसद के स्पीकर ने उस चूक की जिम्मेदारी लेते हुए माफी मांगी, लेकिन विपक्ष उनके इस्तीफे की मांग करने लगा। और जब यह हंगामा हद से ज्यादा बढ़ गया तो कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने भी माफी मांग ली। 22 सितंबर को कनाडा की संसद में जेलेंस्की की मौजूदगी में उस नाज़ी फौजी को सम्मान दिया गया था। उस पर आरोप है कि उसने दूसरे विश्व युद्ध में कई यहूदियों की हत्या की थी। और इसकी जानकारी मिलते ही कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने माफी मांग ली। प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो के कार्यालय ने एक बयान जारी कर बताया कि संसद के स्पीकर ने इस पूरे मामले की जिम्मेदारी ले ली है और माफी भी मांगी है। Deeply embarrassing to the Parliament of Canada and by extension to all Canadians. कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो के कार्यालय ने जानकारी दी कि संसद में नाज़ी फौजी के सम्मान से पहले प्रधानमंत्री ट्रूडो और यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की को कोई जानकारी नहीं दी गई थी। यही नहीं, उस नाज़ी फौजी को संसद में बुलाए जाने के बारे में भी उन्हें नहीं बताया गया था। इधर जम्मू कश्मीर के बारामूला में सुरक्षा बल ने एक आतंकी को गिरफ्तार कर लिया। इसके साथ ही आतंकियों की मदद के आरोप में 5 लोगों को भी सुरक्षा बल के जवानों ने पकड़ लिया। सूत्रों के मुताबिक उनमें एक नाबालिग भी शामिल है, जिसे हिरासत में ले लिया गया और सुरक्षा बल ने उनके पास से बड़ी संख्या में हथियार और गोला बारूद भी बरामद कर लिए। इस आतंकी और उसके मददगारों की गिरफ्तारी उस इलाके में चल रहे सर्च ऑपरेशन के दौरान हुई। इस बीच जम्मू कश्मीर में आतंकियों के मददगारों के खिलाफ एसआईए यानी स्टेट इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ने बड़ा एक्शन लेते हुए कई जगहों पर छापेमारी की। यह कार्रवाई आतंकियों तक हथियार और सुरक्षा बल से जुड़ी जानकारी पहुंचाने के आरोप में की गई और इस दौरान आतंकियों के कई सहयोगियों के ठिकानों की तलाशी ली गई। छापेमारी की यह कार्रवाई जम्मू में कई जगहों पर एक साथ की गई। इधर चीन दौरे पर गए नेपाल के प्रधानमंत्री ने चीन के सैन्य गठबंधन का हिस्सा बनने से इनकार कर दिया। यही नहीं, उन्होंने ये भी साफ कर दिया कि वो भारत के साथ नेपाल के रिश्ते नहीं खराब करेंगे और एशिया का नेटो कहे जाने वाले चीन के सैन्य संगठन जीएसआई का हिस्सा नहीं बनेंगे। ये बात नेपाल के प्रधानमंत्री पुष्पकमल दहल प्रचंड ने चीन के प्रधानमंत्री ली चियांग से हुई मुलाकात में कही। इससे पहले उनकी और शी जिनपिंग की भी मुलाकात हुई, जिसके बाद खबर आई कि शी ने प्रचंड पर चीन के सैन्य संगठन जीएसआई में शामिल होने का दबाव डाला, लेकिन प्रचंड नहीं माने और उन्होंने चीन का प्रस्ताव ठुकरा दिया। यही नहीं, चीन के सरकारी अखबार ग्लोबल टाइम्स को दिए इंटरव्यू में उन्होंने साफ कर दिया कि चीन के साथ रिश्ते अच्छे करने के लिए नेपाल भारत से रिश्ते नहीं बिगाड़ेगा। जिसके बाद उन्होंने चीन के सैन्य संगठन जीएसआई का हिस्सा बनने से भी मना कर दिया। एशिया का नेटो कहे जाने वाले जीएसआई को चीन ने भारत और अमेरिका की सदस्यता वाले क्वाड को टक्कर देने के लिए बनाया है। उधर चीन ने दक्षिण चीन सागर में पानी के अंदर जिस बैरियर को लगाकर फिलीपींस का रास्ता रोका, फिलीपींस ने उसे काट ही डाला। चीन दक्षिण चीन सागर को अपनी जागीर मानता है और उसके एक विवादित हिस्से में उसने बैरियर लगा दिया था ताकि फिलीपींस के मछुआरे वहां मछलियां न पकड़ सके। इसलिए फिलीपींस ने दक्षिण चीन सागर में चीन के लगाए उस बैरियर को रास्ते से हटा दिया। चीन को चेतावनी देने के लिए फिलीपींस के कोस्ट गार्ड ने अपने एक्शन का बाकायदा वीडियो भी जारी किया, जिसमें उसका एक जवान चाकू से समंदर के अंदर लगाई उस रस्सी को काटता नजर आया। बताया गया कि चीन के बैरियर को काटने के लिए फिलीपींस के कोस्ट गार्ड के जवान एक छोटी सी नाव में सवार होकर मछुआरे बनकर उसके करीब पहुंचे। चीन दक्षिण चीन सागर के 90% हिस्से को अपना बताता है और समंदर के जिस इलाके के लिए उसका फिलीपींस से विवाद है, उस पर 2012 से चीन का कब्जा है। इस बीच खबर है कि चीन से निपटने के लिए अमेरिका ने जापान में भी स्पेस फोर्स की एक यूनिट भेजने की तैयारी कर ली। ये दावा अमेरिकी सेना के एक बड़े अधिकारी ने किया। अमेरिका की यह फोर्स अंतरिक्ष में अमेरिकी सैटेलाइट की सुरक्षा करने के साथ ही दुश्मन की निगरानी भी करती है।
और इसीलिए अमेरिका ने इसे जापान में भी तैनात करने का मन बना लिया, क्योंकि चीन लगातार अंतरिक्ष में अपनी ताकत बढ़ा रहा है, जिससे दक्षिण कोरिया और जापान पर खतरा बढ़ रहा है। लेकिन अब अमेरिका ने भी चीन की दादागिरी खत्म करने की तैयारी कर ली। अमेरिकी सेना के उस अधिकारी के मुताबिक जापान में स्पेस फोर्स की तैनाती होगी। लेकिन अगर अमेरिकी स्पेस फोर्स जापान में तैनात होगी तो चीन की मुश्किलें बढ़ जाएंगी, क्योंकि इसके जरिए अमेरिका चीन पर और करीब से नजर रख सकेगा। अमेरिका की ये फोर्स अंतरिक्ष में अमेरिकी सैटेलाइटों की सुरक्षा करने के साथ साथ दुश्मन की निगरानी भी करती है। यानी इसकी तैनाती के बाद चीन अपने दुश्मन देशों को आंख दिखाने से पहले 100 बार सोचेगा। हालांकि अमेरिका पहले ही दक्षिण कोरिया में स्पेस फोर्स की एक यूनिट की तैनाती कर चुका है। उधर यूरोप के देश हॉलैंड में एक बार फिर कुरान का अपमान किए जाने पर मुस्लिम देश भड़क गए, जिसके बाद 57 मुस्लिम देशों के संगठन OIC यानी ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन ने इस पर कड़ी प्रतिक्रिया दी, क्योंकि आरोप लगा कि हॉलैंड में तुर्की के दूतावास के सामने एक बार फिर कुरान का अपमान किया गया। जिसके बाद 57 मुस्लिम देशों के संगठन OIC यानी ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन ने इसकी कड़ी निंदा की और हॉलैंड की सरकार से इस तरह की घटनाओं पर रोक लगाने की मांग की। इससे पहले भी पिछले कुछ महीनों में यूरोप के कई देशों में कुरान का अपमान किए जाने की घटनाएं सामने आ चुकी हैं, जिसका मुस्लिम देशों ने जमकर विरोध भी किया था। लेकिन इसके बावजूद कुरान का अपमान किए जाने के मामले नहीं रुके, जिसकी वजह से मुस्लिम देशों का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। इतना ही नहीं, स्वीडन में कुरान का अपमान किए जाने के विरोध में इराक के लोगों ने बगदाद में उसके दूतावास पर 2 बार हमले भी कर दिए थे। इस बीच ईरान में छात्राओं के लिए नई पाबंदियां लागू कर दी गईं, जिसके तहत छात्राएं अब रंग बिरंगे कपड़े पहनकर यूनिवर्सिटी नहीं जा सकेंगी। क्योंकि नई पाबंदियों के तहत अब छात्राओं को रंग बिरंगे कपड़े पहनने के साथ साथ ऊंची हील पहनने, नकली नाखून लगाने और टैटू दिखाने की इजाजत भी नहीं होगी। नए नियमों में छात्राओं के साथ यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाले छात्रों पर भी कुछ पाबंदियां लगाई गई, जिनके तहत उन्हें लंबे बाल और दाढ़ी रखने की इजाजत नहीं होगी। साथ ही छात्रों के किसी भी तरह के गहने पहनने पर भी पाबंदी लगा दी गई। इससे पहले ईरान में हिजाब को लेकर भी सख्त कानून लागू किया जा चुका है। इधर मशहूर एक्टर वहीदा रहमान को फिल्मों के लिए देश के सबसे बड़े अवार्ड दादा साहेब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित करने का ऐलान किया गया। केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने इसकी जानकारी दी, जिसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट कर वहीदा रहमान को बधाई दी। इससे पहले केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने अपने बधाई संदेश में प्यासा, कागज के फूल और 14वीं का चांद समेत वहीदा रहमान की कई फिल्मों का भी जिक्र किया। उधर जंग के 19 महीने बीतने के बाद यूक्रेन को आखिरकार अमेरिका के खतरनाक एब्रम्स टैंक मिल गए। रूस की फौज को मुंहतोड़ जवाब देने के लिए ज़ेलेंस्की लंबे समय से इन टैंकों की मांग कर रहे थे और अब उनकी मुराद पूरी हो गई। एब्रम्स टैंकों की पहली खेप कीव पहुंचने पर ज़ेलेंस्की ने खुशी जताई और बताया कि जल्द ही वो टैंक जंग के मैदान में रूस के खिलाफ आग उगलते नजर आएंगे। दावा किया गया कि अमेरिका के ये खतरनाक टैंक पुतिन की सेना के पसीने छुड़ा सकते हैं, क्योंकि एब्रम्स टैंक बेहद ताकतवर हैं और ये ऊबड़ खाबड़ रास्तों पर भी करीब 70 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से दौड़ सकते हैं। इतना ही नहीं, ये टैंक 3 किलोमीटर की दूरी तक दुश्मन पर सटीक निशाना लगाने में भी सक्षम है। रूस की सेना के पास जो टैंक हैं उनमें ज्यादातर सोवियत युग के टैंक हैं, जिनके मुकाबले अमेरिका के अब्रम्स टैंक आधुनिक और शक्तिशाली हैं। ऐसे में रूस के लिए इन टैंकों से निपटना आसान नहीं होगा। इस बीच अमेरिकी एब्रम्स टैंकों के यूक्रेन पहुंचने पर रूस गुस्से से आग बबूला हो गया, जिसके बाद रूसी सरकार के प्रवक्ता ने अमेरिका के उन टैंकों को जंग के मैदान में जला देने की धमकी दे डाली। और इतना ही नहीं, उन्होंने यहां तक दावा कर दिया कि यूक्रेन को एब्रम्स टैंक मिलने के बाद भी जंग का नतीजा बदलेगा नहीं। यूक्रेन को हथियारों की मदद देने पर रूस अमेरिका समेत पश्चिमी देशों को लगातार अंजाम भुगतने की धमकी देता आया है। लेकिन इस बीच अमेरिका ने यूक्रेन को विध्वंसक एब्रम्स टैंक की खेप पहुंचाकर रूस को बुरी तरीके से भड़का दिया। रूस के मीडिया के मुताबिक क्रेमलिन के प्रवक्ता ने साफ कह दिया कि एब्रम्स टैंक का वही हश्र होगा जो अब तक रूस की फौज यूक्रेन को पश्चिमी देशों से मिले हथियारों का करती आई है। यानी रूस की सेना उन्हें जंग के मैदान में जलाकर राख कर देगी। उधर मध्य अमेरिकी देश ग्वाटेमाला में भारी बारिश के बाद जमीन खिसकने से 6 लोगों की मौत हो गई, जबकि 18 लोग लापता बताए गए। जिसके बाद वहां की राहत बचाव टीम ने सर्च ऑपरेशन चलाया और फंसे हुए लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला। वहां से जो तस्वीरें सामने आई उनमें हर तरफ बर्बादी का मंजर दिखा। भारी बारिश के बाद वहां आई बाढ़ में कई घर बह गए और उनका नामो निशान तक मिट गया। उन घरों के अंदर रखा सामान भी मलबे के साथ इधर उधर बिखरा नजर आया, जिसकी वजह से वहां भारी संख्या में राहत बचाव टीम को लगाना पड़ा, जो मलबे में दबे लोगों का रेस्क्यू करती दिखी। वहां की राष्ट्रीय आपदा एजेंसी के मुताबिक ग्वाटेमाला सिटी से होकर जाने वाली नदी में भारी बारिश की वजह से बाढ़ आ गई, जिसके बाद जमीन खिसकने से 6 लोगों की मौत हो गई, जबकि 18 लोग लापता बताए गए। इधर महाराष्ट्र के हिंगोली से हैरान कर देने वाला एक वीडियो सामने आया, जिसमें मूसलाधार बारिश के बाद कई गांव टापू में तब्दील हो गए। बताया गया कि तेज बारिश के बाद वहां के नदी नाले उफान पर आ गए, जिसके बाद उन गांवों में रहने वाले लोगों की मुश्किलें बढ़ गईं। वहां से जो वीडियो सामने आया उसमें सब कुछ डूबा हुआ नजर आया। बारिश के पानी में सड़क, मकान और खेत पूरी तरह डूबे दिखाई दिए। सड़कों पर कई फीट पानी भर गया, जिसके बीच से होकर गुजरने को कुछ लोग मजबूर दिखे। भारी बारिश के बाद वहां के नदी और नालों का जलस्तर काफी बढ़ गया,
जिनका पानी सब कुछ डुबोने को बेताब दिखा। वहां से जो तस्वीरें सामने आई उनमें सड़क और नदी के बीच फर्क करना मुश्किल हो गया। बाढ़ की वजह से वहां के कई गांवों का संपर्क भी टूट गया। उधर पश्चिमी मीडिया के मुताबिक लेबनान और इजराइल की सेनाओं के बीच सीमा पर भिड़ंत हो गई। लेबनान की सेना ने आरोप लगाया कि पहले इजराइल की सेना ने उसके ठिकानों पर बम बरसाए और इसी हमले का जवाब देते हुए लेबनान के सैनिकों ने इजराइल की सेना पर आंसू गैस के गोले दाग दिए, जिसके बाद लेबनान और इजराइल की सीमा पर एक बार फिर भिड़ंत हो गई। हालांकि इजराइल ने दावा किया कि हमले की शुरुआत लेबनान ने की। पिछले कुछ महीनों में संयुक्त राष्ट्र की पेट्रोलिंग वाली सीमा ब्लू लाइन, जो इजराइल और उसके कब्जे वाले गोलान हाइट्स को लेबनान से अलग करती है, वहाँ इस तरह के हमले कई बार हो चुके हैं। क्योंकि दावा किया गया कि अक्सर लेबनान के इलाकों से कट्टरपंथी संगठन हिजबुल्लाह के लड़ाके इजराइल पर हमले करते हैं, जिसका जवाब देने में इजराइल की सेना भी कोई कोर कसर नहीं छोड़ती। उधर 12 साल से जंग में जल रहे पश्चिम एशिया के देश सीरिया में वहां की सरकार की तरफ से लड़ रही फौज ने इदलिब प्रांत पर रॉकेट से हमला कर दिया। इस हमले में 2 लोगों की मौत हो गई। क्योंकि रात को जब लोग सोने की तैयारी में थे, तभी उनके ऊपर सीरिया की सरकार का हमला हो गया। रॉकेट सीरिया के बेघर लोगों के लिए बनाए गए एक कैंप पर जाकर फटा और हर तरफ चीख पुकार मच गई। सीरिया के इदलिब पर विद्रोहियों का कब्जा है, इसलिए उसे अपनी मुट्ठी में करने के लिए सीरिया की सरकार वहां हवाई हमले करती रहती है। इधर दिल्ली के पास गुरुग्राम में एक सिक्योरिटी गार्ड पर एक महिला का बलात्कार करने की कोशिश करने का आरोप लगा। इल्जाम है कि उस सिक्योरिटी गार्ड ने उस महिला के फ्लैट में घुसकर उसके साथ जबरदस्ती करने की कोशिश की और इस दौरान उस महिला के शोर मचाने पर वो आरोपी उस पर हमला कर वहां से फरार हो गया। ये मामला गुरुग्राम की एक हाउसिंग सोसाइटी का बताया गया, जहां आरोपी गार्ड महिला को घर में अकेला जानकर अंदर घुस गया। उसके बाद उसने उस महिला से जबरदस्ती की। इस दौरान जब उस महिला ने शोर मचाना शुरू किया, तब आरोपी ने उसकी गर्दन पर धारदार हथियार से हमला कर दिया और वहां से भाग गया। हालांकि इस बीच वहां शोर सुनकर आसपास के कई लोग इकट्ठा हो गए, जिन्होंने फौरन उस घायल महिला को अस्पताल में भर्ती कराया। वहीं पुलिस ने भी केस दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी। उधर पंजाब के फरीदकोट से चौंकाने वाली एक खबर सामने आई, जहां लॉ कॉलेज में पढ़ने वाली एक छात्रा ने खुदकुशी कर ली, जिसके बाद वहां हड़कंप मच गया। क्योंकि उस छात्रा ने कॉलेज के हॉस्टल में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। उस हॉस्टल की वार्डन के मुताबिक वो छात्रा घटना से एक रोज पहले ही अपने घर से लौटी थी और जब सुबह काफी देर होने के बाद भी उस छात्रा के कमरे का दरवाजा नहीं खुला, तो उसने कॉलेज के प्रिंसिपल को इसकी जानकारी दी, जिसके बाद फौरन पुलिस को बुलाया गया। वो जो है ना, उसने सुसाइड किया है। पुलिस के मुताबिक उन्होंने जब उस छात्रा के कमरे का दरवाजा तोड़ा तो उसका शव पंखे से झूल रहा था, जिसके बाद पुलिस ने शव को नीचे उतारा और पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। पुलिस ने शुरुआती जांच के आधार पर आत्महत्या की आशंका जताई और आगे की कार्रवाई में जुट गई। इस बीच केंद्र सरकार ने आधार कार्ड पर अमेरिकी रेटिंग एजेंसी मूडीज की रिपोर्ट को खारिज करते हुए इसे दुनिया का सबसे भरोसेमंद डिजिटल पहचान पत्र बताया। मूडीज ने आधार कार्ड की सुरक्षा और उसकी गोपनीयता पर सवाल उठाए थे और मूडीज ने दावा किया था कि गर्म जगहों पर आधार का बायोमेट्रिक सिस्टम ठीक से काम नहीं करता। लेकिन मूडीज के इन आरोपों को केंद्र सरकार ने बेबुनियाद बताया और बयान जारी किया कि 100 करोड़ से ज्यादा लोग आधार कार्ड पर भरोसा जताते हैं। इधर दिल्ली के भोगल इलाके से हैरान कर देने वाला एक मामला सामने आया। वहां एक गहनों की दुकान से कुछ चोरों ने करीब 25 करोड़ की चोरी कर ली, जिसके बाद उस इलाके में सनसनी फैल गई और दुकान के आसपास लोगों की भीड़ इकट्ठा हो गई। उस दुकान के मालिक ने दावा किया कि उन चोरों ने उसकी दुकान से सोने और हीरे के कई गहने चोरी कर ली। घटना की जानकारी मिलने के बाद वहां पुलिस पहुंच गई, जिसने जांच शुरू कर दी। पुलिस के मुताबिक उन चोरों ने बचने के लिए सबसे पहले दुकान की बिजली की लाइन काट दी, जिससे दुकान में लगे सीसीटीवी कैमरे बंद हो गए। जो पूरा शोरूम है, इसके छत के रास्ते ऊपर से दाखिल हुए थे। इसके बाद आरोपियों ने दुकान के स्ट्रॉन्ग रूम की दीवार को तोड़कर वहां रखा करोड़ों का कीमती सामान चुरा लिया। चोरी की इस बड़ी वारदात की जांच के लिए पुलिस इलाके में लगे सभी सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगालने में जुट गई। टीवियों को हम देख रहे हैं। इतना ही नहीं, जांच में जुटी पुलिस ने इस मामले को जल्द सुलझाने के लिए फोरेंसिक टीम से भी मदद मांगी। इस बीच दिल्ली के पास उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा में एक लड़का अपने कुत्ते के साथ लिफ्ट में घुसने की जिद पर अड़ गया, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया और उस वीडियो में सिक्योरिटी गार्ड के कई बार मना करने के बावजूद वो लड़का बहस करता दिखा और इस बात पर अड़ गया कि वो कुत्ते को साथ लेकर ही लिफ्ट में घुसेगा। इस दौरान वहां एक महिला भी मौजूद थी और उसने भी उस लड़के को समझाने की कोशिश की। दरअसल उस लिफ्ट में पहले से एक बच्चा मौजूद था, जो उस कुत्ते को देखकर डर गया। ऐसे में गार्ड ने उस लड़के से उस कुत्ते के साथ लिफ्ट में न घुसने को कहा, लेकिन वो लड़का गार्ड की बात समझने की बजाय उसके साथ बहस करने लगा और फिर चिल्लाता हुआ वहां से चला गया। इस दौरान उस महिला ने उस लड़के का वीडियो बना लिया, जो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। उधर अपने पड़ोसी और दुश्मन उत्तर कोरिया के मन में खौफ पैदा करने के लिए दक्षिण कोरिया ने 10 साल में पहली बार एक विशाल मिलिट्री परेड निकाली। उत्तर कोरिया तेजी से परमाणु मिसाइल तैयार करने में लगा है, इसलिए दक्षिण कोरिया ने मिलिट्री परेड निकालकर उसे सीधी चेतावनी दी कि वो भूलकर भी परमाणु हथियार चलाने की गलती ना करे, क्योंकि फिर दक्षिण कोरिया भी मुंह तोड़ जवाब देगा और उसके पास एक से बढ़कर एक ऐसे आधुनिक हथियार हैं जो अगर चल गए तो किम जोंग उन के उत्तर कोरिया को चीर कर रख देंगे।
अपनी ताकत का सबूत पेश करने के लिए दक्षिण कोरिया ने बैलिस्टिक मिसाइलों से लेकर टैंक और ड्रोन से लेकर रॉकेट लॉन्चरों जैसे अपने आधुनिक हथियारों का पूरा जखीरा परेड में उतार दिया। दक्षिण कोरिया की इस परेड में उसकी वो ताकतवर मिसाइलें देखने को मिली जो पूरे के पूरे उत्तर कोरिया को तबाह करने की ताकत रखती हैं। इस बीच चीन से तनाव खत्म करने के लिए उठाए गए कदमों के लिए अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन के प्रमुख सैन्य सलाहकार के लिए मौत की सजा की मांग कर डाली, क्योंकि बीते कुछ महीनों में अमेरिका से चीन के रिश्ते काफी ज्यादा खराब हो गए और इसीलिए डोनाल्ड ट्रंप का गुस्सा भड़क गया, जिसके बाद उन्होंने राष्ट्रपति जो बाइडेन के प्रमुख सैन्य सलाहकार पर ही निशाना साध दिया। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रूथ पर की गई एक पोस्ट में ट्रंप ने उन्हें जमकर कोसा। डोनाल्ड ट्रंप ने चीन के साथ बढ़ते तनाव के लिए उन्हें सीधे तौर पर जिम्मेदार ठहराया और उनके लिए मौत की सजा की मांग कर डाली। इतना ही नहीं, डोनाल्ड ट्रंप ने 2021 में अफगानिस्तान से अमेरिका की सेना के लौटने की घटना को अमेरिकी इतिहास का काला दिन बता दिया, क्योंकि अमेरिका की सेना के वहां से हटने के बाद ही तालिबान वहां सरकार बनाने में कामयाब हो पाए। इधर कमजोर ग्लोबल संकेतों के बीच बाजार गिरावट के साथ बंद हुआ। हफ्ते के दूसरे कारोबारी दिन सेंसेक्स 78 अंक लुढ़क गया और इस दौरान बैंकिंग, आईटी और फाइनेंशियल सर्विसेज के शेयरों के इंडेक्स लाल निशान पर बंद हुए, जिससे बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का सेंसेक्स 78 अंक गिरकर 65,945 पर बंद हुआ, जबकि निफ्टी 10 अंकों की गिरावट के साथ 19,664 के स्तर पर पहुंच गया। इस बीच बीजेपी नेता शाहनवाज हुसैन को हार्ट अटैक आने के बाद उन्हें मुंबई के लीलावती अस्पताल में भर्ती कराया गया। शाहनवाज मुंबई दौरे पर थे, तभी अचानक उनकी तबीयत बिगड़ी, जिसके बाद उन्हें तुरंत लीलावती अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने शाहनवाज हुसैन की हालत स्थिर बताई। पिछले महीने भी उनकी तबीयत खराब होने पर उन्हें दिल्ली के एम्स अस्पताल में भर्ती कराया गया था। उधर खबर है कि पाकिस्तान की क्रिकेट टीम अगले महीने से शुरू होने जा रही है क्रिकेट वर्ल्ड कप के प्रमोशनल इवेंट का बहिष्कार कर सकती है। ऐसा इसलिए क्योंकि पाकिस्तान क्रिकेट टीम को पिछले 4 महीनों से वेतन नहीं मिला, जिसकी वजह से पाकिस्तान की क्रिकेट टीम ने अपने ही क्रिकेट बोर्ड के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। पाकिस्तान की मीडिया के मुताबिक पाकिस्तान क्रिकेट टीम ने वहां के क्रिकेट बोर्ड को धमकी दी कि अगर उन्हें बकाया वेतन नहीं मिला तो उनके खिलाड़ी वर्ल्ड कप के दौरान टी शर्ट पर लगाए जाने वाले स्पॉन्सर के लोगों का बहिष्कार करेंगे। यही नहीं, वर्ल्ड कप के प्रमोशनल इवेंट में भी पाकिस्तान की टीम शामिल नहीं होगी। पाकिस्तान की मीडिया के मुताबिक कई पाकिस्तानी खिलाड़ी एशिया कप में सिर्फ इस शर्त पर खेलने गए थे कि वर्ल्ड कप से पहले इस मामले को सुलझा लिया जाएगा, लेकिन ये मामला नहीं सुलझा। दावा किया गया कि इसी वजह से पाकिस्तान की क्रिकेट टीम के खिलाड़ी भड़क गए। इस बीच न्यूज एजेंसी रॉयटर्स के मुताबिक अफगानिस्तान की सत्ता में बैठे तालिबान आतंकी संगठन ISIS के हमलों से निपटने की तैयारी में जुट गए। बताया गया कि इसके लिए अफगानिस्तान के काबुल समेत कई शहरों में हजारों सर्वेलेंस कैमरे लगाए जाएंगे, क्योंकि ISIS से जुड़े आतंकी संगठन ISKP ने तालिबान की नाक में दम कर रखा है। उसके आतंकियों ने अफगानिस्तान में तालिबान के ठिकानों पर हमले कर करके उनके लिए बड़ी चुनौती खड़ी कर दी और इसलिए तालिबान किसी भी सूरत में ISKP का खात्मा करना चाहते हैं। रॉयटर्स के मुताबिक ISKP के आतंकियों पर निगरानी बढ़ाने के लिए तालिबान ने काबुल समेत अपने कई शहरों में हजारों सर्वेलेंस कैमरे लगाने की योजना बना ली, जिससे वहां चप्पे चप्पे पर नजर रखी जा सके। हालांकि रॉयटर्स के मुताबिक अफगानिस्तान के अलग अलग शहरों में 60,000 से ज्यादा कैमरे पहले से ही लगे हैं, लेकिन आतंकी हमलों से निपटने के लिए तालिबान ने सुरक्षा को और मजबूत करने की तैयारी कर ली। इधर खबर है कि एयर इंडिया विमान की एयर होस्टेस नए लुक में नजर आ सकती हैं। एयर होस्टेस साड़ी के बदले दूसरे यूनिफॉर्म में, तो वहीं पुरुष कर्मचारी भी अलग अंदाज में दिखाई दे सकते हैं। और खबर है कि नवंबर महीने से एयर इंडिया की होस्टेस की यूनिफॉर्म में बदलाव देखने को मिल सकता है। जानकारी के मुताबिक फैशन डिजाइनर मनीष मल्होत्रा को एयर इंडिया की नई यूनिफॉर्म तैयार करने का जिम्मा दिया गया है। उधर पश्चिमी मीडिया के मुताबिक रूस ने इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट के अध्यक्ष को वांटेड लिस्ट में डाल दिया। इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट के अध्यक्ष लगातार पुतिन की गिरफ्तारी की मांग कर रहे हैं। इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट ने मार्च में युद्ध अपराध के आरोप में पुतिन के खिलाफ वारंट जारी किया था और इसी वजह से रूस इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट पर भड़का हुआ है। पश्चिमी मीडिया के मुताबिक रूस ने बदले की कार्रवाई करते हुए इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट के अध्यक्ष को मोस्ट वांटेड लिस्ट में डाल दिया। रूस ने आरोप लगाया कि इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट के अध्यक्ष ने उसके देश के कानून का उल्लंघन किया। यूक्रेन जंग में रूस के राष्ट्रपति पुतिन पर युद्ध अपराध के आरोप लगे, जिसके बाद इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट ने उनके खिलाफ इसी साल मार्च में गिरफ्तारी का वारंट जारी किया था, जिसके बाद से ही रूस इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट के विरोध में 1 महीने पहले रूस ने इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट के कुछ जजों के खिलाफ भी वारंट जारी किया था। इस बीच अमेरिका के शिकागो में एक सुनसान रास्ते पर लूट का डरा देने वाला एक वीडियो सामने आया, जिसमें 2 चोर एक आदमी के साथ मारपीट करते दिखे। लेकिन इससे पहले उन दोनों चोरों ने आपस में बातचीत की और लूट की पूरी प्लानिंग तैयार कर ली, जिसके बाद उन्होंने उस आदमी का पीछा करना शुरू कर दिया और जैसे ही वो एक सुनसान रास्ते पर पहुंचे, उन दोनों ने उस आदमी पर हमला कर दिया और उस पर जमकर लात घूंसे बरसाए, जिसकी वजह से वो जमीन पर गिर पड़ा। लेकिन वो लोग नहीं रुके और उसे मारते रहे। फिर अचानक उस आदमी ने खुद को बचाने की कोशिश की। इसके बाद जो हुआ, ब्रेक के बाद
डेडलाइन तो मेरी है, तुम क्यों उठ गई इतनी जल्दी? मैं नहीं कर पाऊंगी ये सब अपने बच्चों के लिए। पहले ना मैं भी यही कहती थी। प्यार से चाय बनाते हैं, प्यार से रिश्ते निभाते हैं। वाघ बकरी चाय हमेशा रिश्ते बनाए। ये नया इंडिया, नए नजरिए का इंडिया, जहां लोगों का नंबर 1 भरोसा बनता है वो जो उनके मुद्दे, उनकी आवाज निडर होकर उठाता है। लोगों की नंबर 1 पसंद बनता है वो जो सिर्फ रफ्तार नहीं जिम्मेदारी पर भी विश्वास रखता है। देश का नंबर 1 न्यूज चैनल बनता है वो जो देश हित और जनहित दोनों को सर्वोपरि समझता है। न्यूज़ 18 इंडिया, नए इंडिया का नया नंबर 1 न्यूज चैनल। मैंने फैन से पूछा था कि कौन से वेलनेस ड्रिंक की रेसिपी जानना चाहेंगे, एंड दे चोज मसाला चाय। हमें इनकी कोई जरूरत नहीं है, मैं सारे इंग्रेडिएंट्स यहाँ हैं। 7 मसालों की गुडनेस जो बढ़ाए आपकी वेलनेस। परफेक्ट मसाला चाय कोई भी बना पाए। वाघ बकरी स्पाइस टी। So Rusty loves watching hip hop on TV, huh? And don't forget Theo, treadmill पर 20 मिनट रोज। अरे बेचारा एक साथ कितना लोड लेगा? क्यों? Pinolex भी तो लेता है। So no stress. Pinolex। भारत पर कनाडा के लगाए झूठे आरोपों से बढ़ते तनाव के बीच खुफिया एजेंसियों के सूत्रों ने दावा किया कि कनाडा में सुखदूल सिंह उर्फ सुक्खा की हत्या करने आए हमलावरों के निशाने पर खालिस्तानी आतंकी अर्शदीप डल्ला था, जिसे मारने के लिए हमलावरों ने पूरी तैयारी की थी। लेकिन सूत्रों का दावा है कि सुक्खा के घर पर हमला होने से ठीक पहले डल्ला वहां से निकल गया था और इसी वजह से उसकी जान बच गई थी। सूत्रों के मुताबिक सुक्खा कनाडा के विनिपेग शहर के हेजल्टन ड्राइव इलाके में मौजूद फ्लैट नंबर 230 में रहता था, जहां 20 सितंबर को उसे गोली मार दी गई थी। सूत्रों का दावा है कि हमले के कुछ देर पहले तक अर्शदीप डल्ला उसी फ्लैट में मौजूद था, लेकिन खुफिया सूत्र बताते हैं कि उसे हमले की भनक पहले ही लग गई थी, जिसकी वजह से वो ऐन वक्त पर वहां से निकल गया था। सूत्रों का यह भी दावा है कि अर्शदीप डल्ला ही हमलावरों का मेन टारगेट था और सूत्रों के मुताबिक हमलावरों को इस बात की पूरी जानकारी थी कि उस फ्लैट में कौन कौन मौजूद है। और सूत्र ये भी बताते हैं कि इसीलिए हमलावर प्लान ए और प्लान बी के साथ वहां पहुंचे थे। दावा है कि प्लान ए के तहत अर्शदीप डल्ला को ठिकाने लगाना था, जबकि प्लान बी सुक्खा के लिए बनाया गया था। लेकिन जब अर्शदीप डल्ला उन्हें नहीं मिला तो हमलावरों ने प्लान बी यानी सुक्खा की हत्या कर दी थी। उधर संयुक्त राष्ट्र के मंच से भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने आतंकवाद के मुद्दे पर बोलते हुए कड़ा प्रहार किया। उन्होंने बिना नाम लिए आतंकवादियों को शरण देने वाले कनाडा को आईना दिखाया और साफ किया कि आतंकवाद पर कुछ देशों का एजेंडा नहीं चल सकता। Few nations who shape the agenda and seek to define the norms. This cannot go on. संयुक्त राष्ट्र के मंच से कई बार आतंकवाद को पनाह देने वाले देशों का भारत विरोध कर चुका है। इधर खुफिया एजेंसियों के मुताबिक पंजाब में फैले ड्रग्स के कारोबार से होने वाली कमाई का एक बड़ा हिस्सा पाकिस्तान के रास्ते कनाडा में छिपे खालिस्तानी आतंकियों तक पहुंचाया जाता है। दावा है कि उन पैसों का इस्तेमाल भारत के खिलाफ साजिश रचने और आतंकी घटनाओं को अंजाम देने के लिए किया जाता है। और ये सब कुछ होता है पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI के इशारे पर। खुफिया एजेंसियों के सूत्रों के मुताबिक ISI सीमा पार से ड्रोन से ड्रग्स की सप्लाई पंजाब में मौजूद गैंगस्टरों की मदद से करती है। सूत्र बताते हैं कि पंजाब में ड्रग्स बेचने के बाद होने वाली कमाई का एक बड़ा हिस्सा कनाडा भेजा जाता है। सूत्रों के मुताबिक ISI ये पैसा कनाडा में छिपे खालिस्तानी आतंकियों को भेजती है ताकि वो भारत के खिलाफ आतंकी घटनाओं को अंजाम दे सके। खुफिया सूत्रों का यह भी दावा है कि ISI खालिस्तानी आतंकवादियों के अलावा कनाडा में बैठे पंजाब के गैंगस्टरों को भी फंड देती है। सूत्र ये भी बताते हैं कि खालिस्तानी आतंकियों की कमाई का एक बड़ा जरिया भारत के कारोबारियों से की जाने वाली अवैध वसूली है। सूत्रों का दावा है कि ड्रग्स और वसूली के पैसे से खालिस्तानी आतंकी कनाडा में मौजूद गुरुद्वारों पर कब्जा जमाने में जुटे हैं ताकि वहां की राजनीति में अपनी पकड़ मजबूत कर सकें। और खुफिया सूत्रों के मुताबिक खालिस्तानी आतंकियों को भड़काने और उन्हें बढ़ावा देने के लिए पाकिस्तान सोशल मीडिया के जरिए भारत के खिलाफ साजिश रचने में जुट गया। भारत की छवि खराब करने के लिए उसने सोशल मीडिया पर भारत विरोधी कैंपेन तक शुरू कर दिया ताकि 18 जून को कनाडा में हुई खालिस्तानी आतंकी हरदीप सिंह निज्जर की हत्या के लिए भारत को जिम्मेदार ठहराया जा सके। खुफिया सूत्र बताते हैं कि भारत को बदनाम करने के लिए पाकिस्तान सोशल मीडिया के अलग अलग प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल कर रहा है। सूत्रों का दावा है कि पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI खालिस्तानी आतंकियों के साथ मिलकर पूरी दुनिया में भारत के खिलाफ दुष्प्रचार करने में जुटी है, जबकि कुछ रोज पहले ही ये खबर आई थी कि भारत को बदनाम करने के लिए पाकिस्तान अलग अलग नाम से हैशटैग का इस्तेमाल कर रहा है। खुफिया सूत्र ये भी बताते हैं कि भारत और कनाडा के जारी विवाद को पाकिस्तान तूल दे रहा है ताकि दोनों देशों के रिश्ते कभी पटरी पर न लौट सकें। ये भी दावा किया गया कि सोशल मीडिया के जिन अकाउंट से भारत विरोधी अभियान चलाए जा रहे हैं वो सभी अगस्त में बनाए गए हैं।
इधर खुफिया एजेंसियों के सूत्रों के मुताबिक खालिस्तानी आतंकियों की फंडिंग रोकने के लिए भारत की सुरक्षा एजेंसियों ने बड़े एक्शन की तैयारी शुरू कर दी, क्योंकि सूत्र बताते हैं कि खालिस्तानी आतंकियों को कई दूसरे देशों के साथ भारत से भी हवाला कारोबार के जरिए मोटी रकम भेजी जाती है। और खुफिया सूत्रों का दावा है कि कनाडा और दुनिया के दूसरे देशों में छिपे खालिस्तानी आतंकी उन पैसों का इस्तेमाल भारत पर आतंकी हमले के लिए करते हैं। इसी वजह से भारत की सुरक्षा एजेंसियों ने खालिस्तानी आतंकियों की फंडिंग पर बड़ी कार्रवाई की तैयारी शुरू कर दी। सूत्रों के मुताबिक एसएफजे यानी सिक्स फॉर जस्टिस, बब्बर खालसा इंटरनेशनल और खालिस्तान टाइगर फोर्स समेत कई दूसरे खालिस्तानी आतंकी संगठनों पर शिकंजा कसने की तैयारी है। और सूत्रों का दावा यह है कि इसके जरिए इन आतंकी संगठनों को विदेशों से होने वाली फंडिंग को रोका जाएगा। इसके अलावा खालिस्तानी संगठनों से जुड़े एनजीओ यानी गैर सरकारी संस्थाओं पर भी नकेल कसने की प्लानिंग है। सूत्र ये भी बताते हैं कि जिस तरह से कश्मीर में अलगाववादी संगठनों और आतंकी संगठनों पर कार्रवाई की गई थी, उसी तरह खालिस्तानी संगठनों और इसके आतंकियों पर कार्रवाई की जाएगी। और खुफिया सूत्रों के हवाले से खबर है कि कनाडा में हरदीप सिंह निज्जर की हत्या से बौखलाए खालिस्तानी आतंकी भारत में पुलिस अधिकारियों को निशाना बना सकते हैं। कनाडा में 18 जून को खालिस्तानी आतंकी निज्जर की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। और खुफिया सूत्रों का दावा है कि निज्जर की हत्या का बदला लेने के लिए खालिस्तानी आतंकियों ने बड़ी साजिश रची है। सूत्र बताते हैं कि उनके निशाने पर पंजाब और दिल्ली पुलिस के कई बड़े अधिकारी हैं। इनके अलावा इन दोनों राज्यों के सरकारी कर्मचारियों पर भी हमले की प्लानिंग की गई है। और खुफिया सूत्रों के मुताबिक इस साजिश का मास्टरमाइंड खालिस्तानी आतंकवादी गुरपंतवंत सिंह पन्नू और अर्शदीप डल्ला हैं। सूत्रों का दावा है कि कुछ रोज पहले भी आतंकी पन्नू ने कनाडा, यूके, जर्मनी और अमेरिका में रहने वाले दिल्ली पुलिस के अधिकारियों के रिश्तेदारों पर हमले की धमकी दी थी। सूत्रों के मुताबिक पन्नू ने यह धमकी इसलिए दी थी क्योंकि दिल्ली पुलिस ने 2 बार उसकी आतंकी साजिश को नाकाम कर दिया था, जिससे उसकी काफी किरकिरी हुई थी। इस बीच खबर है कि कनाडा में भारतीय हाई कमीशन के बाहर खालिस्तान समर्थकों का प्रदर्शन बुरी तरह फेल हो गया, क्योंकि भारत के खिलाफ कनाडा में माहौल बनाने के लिए खालिस्तान समर्थकों ने जो प्रदर्शन किया उसमें गिने चुने लोग ही पहुंचे, जिससे कनाडा में भारत के डर से छिपे खालिस्तानी आतंकियों और पाकिस्तान के मंसूबों पर पानी फिर गया। एक रोज पहले कनाडा के अलग अलग शहरों में मौजूद भारतीय हाई कमीशन के बाहर खालिस्तान के समर्थकों ने प्रदर्शन किया। वैंकूवर शहर से प्रदर्शन की जो तस्वीरें सामने आई, उनमें वहां कुछ ही लोग दिखाई दिए। इसी तरह खालिस्तान समर्थकों ने दूसरा प्रदर्शन ऑटवा में मौजूद भारतीय हाई कमीशन के बाहर किया। सूत्रों का दावा है कि वहां भी प्रदर्शन में 20 से 25 लोग ही शामिल हुए। और खुफिया सूत्रों के मुताबिक जो लोग प्रदर्शन में शामिल थे वो सभी लोग मजदूर थे, जिन्हें पैसे देकर बुलाया गया था, जबकि आतंकी संगठन एसएफजे यानी सिक्स फॉर जस्टिस को प्रदर्शन में सैकड़ों लोगों के पहुंचने की उम्मीद थी। उधर अमेरिका के शिकागो में सुनसान रास्ते पर लूट का डरा देने वाला एक वीडियो सामने आया है, जिसमें 2 चोर एक आदमी के साथ मारपीट करते दिखे। लेकिन इससे पहले उन दोनों चोरों ने आपस में बातचीत की और लूट की पूरी प्लानिंग तैयार कर ली, जिसके बाद उन्होंने उस आदमी का पीछा करना शुरू कर दिया। और जैसे ही वो एक सुनसान रास्ते पर पहुंचे, उन दोनों ने उस आदमी पर हमला कर दिया और उस पर जमकर लात घूंसे बरसाए, जिसकी वजह से वो जमीन पर गिर पड़ा। लेकिन वो लोग नहीं रुके और उसे मारते रहे। फिर अचानक उस आदमी ने खुद को बचाने की कोशिश की, लेकिन तमाम कोशिशों के बाद भी वो खुद को नहीं बचा पाया और वो चोर उसे फिर से मारने लगे, जिसकी वजह से वो बुरी तरह घायल हो गए। जिसके बाद वो उसका सारा सामान लेकर वहां से फरार हो गए। इस बीच अमेरिका में 1 अक्टूबर से शटडाउन की तैयारी शुरू हो गई, क्योंकि अमेरिकी संसद के स्पीकर ने उसके संकेत दिए। ऐसा उस स्थिति में होगा जब अमेरिका की सत्ताधारी और विपक्षी पार्टी के बीच बजट पर सहमति ना बने। क्योंकि अगर अमेरिका की डेमोक्रेटिक और रिपब्लिकन पार्टी बजट पर सहमत नहीं हुए तो 1 अक्टूबर से अमेरिका में शटडाउन हो जाएगा। यानी 30 सितंबर वो दिन होगा जब बाइडेन की डेमोक्रेटिक पार्टी को ट्रंप की रिपब्लिकन पार्टी को मनाना होगा, क्योंकि अगर वो मान गई तो संसद से जरूरी खर्चों के लिए बजट का बिल पास हो जाएगा और अमेरिका शटडाउन से बच जाएगा। लेकिन ऐसा होने की उम्मीद बहुत कम लग रही है, क्योंकि अमेरिकी संसद के स्पीकर ने बयान दिया कि 5 दिन में शटडाउन हो जाएगा, जिसका मतलब यह हुआ कि अमेरिका की सरकार एजेंसियों और सरकारी काम के लिए फंड पास करने में असमर्थ हो जाएगी। यह ऐसे वक्त में होगा जब अमेरिका पर कर्ज बढ़कर 33 लाख करोड़ डॉलर यानी 2700 लाख करोड़ रुपए पहुंच जाएगा। इससे पहले अमेरिका में ट्रंप के शासन में 35 दिन का शटडाउन हो चुका है। और अगर एक बार फिर अमेरिका में शटडाउन हुआ तो इसका सीधा असर यूक्रेन पर पड़ेगा, क्योंकि पैसों की तंगी से जूझ रही बाइडेन सरकार ने यूक्रेन को एक नया आर्थिक पैकेज देने का ऐलान किया, जिसका ट्रंप की पार्टी ने विरोध भी किया था। लेकिन बाइडेन ने यूक्रेन की मदद जारी रखी, जिस पर रिपब्लिकन पार्टी ने बाइडेन प्रशासन को चिट्ठी लिखी थी और कहा था कि अब बस बहुत हुआ। अब तो अमेरिका में भी शटडाउन होने वाला है, जिससे यूक्रेन की परेशानी बढ़ जाएगी, क्योंकि कर्ज में डूबे अमेरिका के पास अपने सरकारी कर्मचारियों को देने के लिए पैसे नहीं है। ऐसे में यूक्रेन को आर्थिक पैकेज देना मुश्किल हो सकता है। जबकि हाल ही में अमेरिका दौरे पर गए जेलेंस्की को बाइडेन ने 13 करोड़ डॉलर यानी करीब 1000 करोड़ रुपए का आर्थिक पैकेज देने का ऐलान किया था। इससे पहले अमेरिका यूक्रेन को 11000 करोड़ डॉलर यानी करीब 9 लाख करोड़ रुपए के
आर्थिक पैकेज दे चुका है, लेकिन इस बार के नए पैकेज का अमेरिका में ही विरोध शुरू हो गया और 1 अक्टूबर से शटडाउन की खबर यूक्रेन के आर्थिक पैकेज को खतरे में डाल सकती है। इधर दक्षिण पूर्व एशिया के देश सिंगापुर से आया एक मामला पूरी दुनिया में सुर्खियों में आ गया। वहां के एक शहर में दूसरे विश्व युद्ध के दौरान का एक जिंदा बम मिलने से हड़कंप मच गया, क्योंकि जो बम वहां मिला वो कोई छोटा मोटा बम नहीं है, बल्कि उसका वजन करीब 100 किलो बताया गया। लेकिन राहत की बात यह रही कि उस बम को बेहद सावधानी से नष्ट कर दिया गया, मगर जैसे ही बम को नष्ट किया गया उसमें इतना तेज विस्फोट हुआ जिसकी गूंज से पूरा इलाका कांप उठा। हालांकि बम को नष्ट करने से पहले उसके आसपास के इलाके को खाली करवा लिया गया ताकि किसी भी तरह के नुकसान से बचा जा सके। पुलिस उस बम को नष्ट करने के लिए उसे एक सुनसान इलाके में ले गई, जिसके बाद खुदाई करके उस बम को जमीन के अंदर गाड़ दिया गया। इतना ही नहीं, उसके आसपास भारी भरकम पत्थरों का एक घेरा भी बनाया गया, जिसके बाद बम निरोधक दस्ते ने उसे नष्ट कर दिया। वहां की पुलिस के मुताबिक जिस बम को नष्ट किया गया वो एक इमारत की नींव की खुदाई के दौरान मिला था। इस बीच चीन के अपने दोस्त पाकिस्तान को बेवकूफ बनाने की एक और खबर सामने आई। वहां बिजली सप्लाई देखने वाली सरकारी एजेंसी नेशनल इलेक्ट्रिक पावर रेगुलेटरी अथॉरिटी ने पाया कि पाकिस्तान में मौजूद चीन के पावर प्लांट घटिया क्वालिटी के कोयले का इस्तेमाल कर रहे हैं, जबकि डील के वक्त पाकिस्तान में मौजूद चीन के पावर प्लांटों ने इस बात पर हामी भरी थी कि वो बढ़िया कोयले से बिजली बनाएंगे, मगर वो अपने वादे से मुकर गए। पाकिस्तान की नेशनल इलेक्ट्रिक पावर रेगुलेटरी अथॉरिटी ने पाया कि चीन के पावर प्लांटों ने जो कोयला इंपोर्ट किया उसका एक भी कंसाइनमेंट तय मानकों को पूरा नहीं करता, पर चीन ने पाकिस्तान से पैसे पूरे वसूले। बताया गया कि चीन के पावर प्लांटों ने घटिया क्वालिटी के सस्ते कोयले से बिजली बनाकर पाकिस्तान के लोगों से महंगे कोयले की कीमत ली। इधर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 1600 थानों के थानेदारों के साथ बैठक की। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हुई यह बैठक करीब 3 घंटे तक चली, जिसमें योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश के सभी एसएचओ को अपराधियों के खिलाफ कठोर कार्रवाई करने का निर्देश दिया। सीएम की इस बैठक का सबसे अहम मुद्दा महिला सुरक्षा रहा। उधर हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने प्रदूषण कम करने के अभियान के तहत करनाल में मोटरसाइकिल चलाई और उसी से वो एयरपोर्ट तक पहुंचे। हाल ही में मनोहर लाल खट्टर ने हर मंगलवार को कार फ्री डे मनाने का ऐलान किया था, और उसी अभियान के तहत हरियाणा के मुख्यमंत्री कार से न जाकर खुद ही मोटरसाइकिल चलाकर एयरपोर्ट रवाना हुए। यही नहीं, मुख्यमंत्री के साथ उनके सभी सुरक्षाकर्मी भी उनके पीछे मोटरसाइकिल पर जाते नजर आए। इधर राजस्थान के उदयपुर से दिल दहला देने वाला एक मामला सामने आया। वहां रिहायशी इलाके में बने एक घर में देर रात एक तेंदुआ घुस गया, जिसके बाद पूरे इलाके में हड़कंप मच गया और लोग दहशत में आ गए। वहां से सामने आई तस्वीरों में वो तेंदुआ एक कमरे में बंद नजर आया, जो खिड़की के पास खड़े होकर दहाड़ता दिखा। बताया गया कि घर का दरवाजा खुला होने की वजह से तेंदुआ उसके अंदर आ गया, सीढ़ियों के द्वारा ऊपर चला गया और रूम में बैठ गया। जिसके बाद जैसे ही उसके कमरे में होने की खबर घर वालों को मिली, उन्होंने फौरन उस कमरे का दरवाजा बाहर से बंद कर दिया। हालांकि वन विभाग की टीम ने 4 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद उस तेंदुए का रेस्क्यू कर उसे जंगल में छोड़ दिया। उधर यूक्रेन के मीडिया के मुताबिक काला सागर से यूक्रेन का अनाज से भरा जहाज रवाना होते ही रूस ने ओडेसा पर जोरदार हमला बोल दिया। 3 रोज पहले ही यूक्रेन ने वहां अपने बंदरगाह से अनाज से लदा एक जहाज मिस्र के लिए रवाना किया था, और दावा किया गया कि इसी बात से भड़के रूस ने यूक्रेन में ओडेसा के बंदरगाह को निशाना बनाकर ड्रोन और मिसाइलों की बारिश कर दी, जिससे वहां दहशत फैल गई। यूक्रेन के मीडिया के मुताबिक रूस के ग्रेन डील से हटने के करीब 2 महीने बाद यूक्रेन ने काला सागर के रास्ते अनाज का निर्यात करके रूस को खुली चुनौती दे दी, और दावा किया गया कि इसीलिए रूस की सेना ने ओडेसा के बंदरगाह को दहलाने के लिए 19 आत्मघाती ड्रोन छोड़े और 13 खतरनाक मिसाइलें दाग दी, जिसकी वजह से वहां अनाज गोदामों को भारी नुकसान पहुंचा। ओडेसा के गवर्नर के मुताबिक रूस के इस हमले में उनके गोदामों में रखा करीब 1000 टन अनाज जलकर राख हो गया और 4 लोगों की मौत हो गई। हालांकि यूक्रेन की सेना ने रूस के ज्यादातर ड्रोन और मिसाइलों को अपने एयर डिफेंस सिस्टम की मदद से मार गिराने का दावा किया। इस बीच यूक्रेन ने रूस के कब्जे वाले क्राइमिया के सेवेस्तोपोल में मिसाइल हमले में रूसी सेना के कई बड़े अधिकारियों को मार गिराने का दावा किया। 3 रोज पहले यूक्रेन ने सेवेस्तोपोल में काला सागर बेड़े के मुख्यालय की इमारत पर मिसाइलें दागी थी, और अब यूक्रेन ने दावा किया कि उसके हमले में रूस के कई बड़े अधिकारी मारे गए। इतना ही नहीं, उसने कई सैनिकों के घायल होने का भी दावा किया। यूक्रेन के मुताबिक जब सेवेस्तोपोल में काला सागर बेड़े के मुख्यालय पर रूसी सेना के अधिकारियों की एक बैठक चल रही थी, तभी उसने मिसाइलें दागी थी, जिसकी वजह से रूस की फौज को भारी नुकसान उठाना पड़ा। हालांकि 3 रोज पहले मिसाइल हमले के बाद रूस ने मामूली नुकसान की बात कही थी। पुतिन की सेना ने यूक्रेन की ज्यादातर मिसाइलों को हवा में ही ढेर करने का दावा किया था, लेकिन अब यूक्रेन ने उसके दावे को गलत बता दिया। लेकिन पुतिन ने ओडेसा को एक बार फिर निशाना बनाकर यूक्रेन को याद दिला दिया कि दोनों देशों के बीच ग्रेन डील खत्म हो चुकी है। दुनिया के अलग अलग देशों को करीब 30% गेहूं रूस और यूक्रेन से मिलता है।
और इसीलिए यूक्रेन जंग के बीच दोनों देशों के बीच ग्रेन डील हुई थी, जिसके तहत काला सागर में फंसे अनाज से भरे जहाज निर्यात के लिए वहां से निकल सकेंगे और इस दौरान रूस की सेना यूक्रेन के बंदरगाहों पर हमला नहीं करेगी। ये समझौता ओडेसा समेत काला सागर के किनारे बसे 3 बंदरगाहों से अनाज के निर्यात के लिए हुआ था। लेकिन पश्चिमी देशों के प्रतिबंध से भड़के पुतिन ने ये डील तोड़ दी और ओडेसा पर हमले शुरू कर दिए। उन्होंने शर्त रख दी कि पश्चिमी देशों के प्रतिबंध नहीं रुके तो यूक्रेन का एक भी जहाज काला सागर से नहीं निकलेगा। और उन्होंने जो कहा वो किया, क्योंकि रूस ने कुछ दिन पहले मिस्र रवाना हुए यूक्रेन के जहाज पर हमला कर दिया, जिसके बाद ओडेसा पर भी हमला हुआ, जहां पुतिन ने यूक्रेन के एयर डिफेंस सिस्टम की बखिया उधेड़ कर रख दी। उधर पश्चिमी मीडिया के मुताबिक यूक्रेन पर हमले के दौरान रूस की एक मिसाइल के टुकड़े उसके पड़ोसी देश मोल्दोवा में जा गिरे। बताया गया कि रूसी सेना ने यूक्रेन के ओडेसा में ताबड़तोड़ मिसाइलें दागी, जिसकी वजह से ओडेसा में भारी तबाही हुई। लेकिन पश्चिमी मीडिया के मुताबिक पुतिन की सेना की तरफ से दागी गई उस मिसाइल के टुकड़े मोल्दोवा के एक इलाके तक पहुंच गए। यूक्रेन और मोल्दोवा की सीमा आपस में लगती है, लेकिन ओडेसा से मोल्दोवा काफी करीब है। कयास लगाए गए कि इसीलिए पुतिन की मिसाइल मोल्दोवा तक पहुंच गई। लेकिन अपने इलाके में मिसाइल के टुकड़े मिलने से मोल्दोवा पूरी तरह सतर्क हो गया। उसने तुरंत इस मामले की जांच के आदेश दे दिए। रूस और मोल्दोवा के बीच तनाव काफी बढ़ा हुआ है, क्योंकि मोल्दोवा अपने देश में हिंसक गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए रूस को जिम्मेदार ठहराता है। इस बीच खबर है कि यूक्रेन के हमलों से निपटने में नाकाम रहने पर पुतिन ने अपने ही रक्षा मंत्री को 1 महीने का अल्टीमेटम दे दिया। यह दावा युद्ध पर रिसर्च करने वाली अमेरिकी संस्था इंस्टीट्यूट फॉर द स्टडी ऑफ वॉर ने किया। यानी आने वाले दिनों में रूस और यूक्रेन की जंग और ज्यादा भीषण हो सकती है। युद्ध पर रिसर्च करने वाली अमेरिकी संस्था इंस्टीट्यूट फॉर द स्टडी ऑफ वॉर के मुताबिक पुतिन ने रूस के रक्षा मंत्री सिर्गेई शोइगु को 1 महीने का अल्टीमेटम दे दिया, क्योंकि रूस और यूक्रेन की जंग को करीब 19 महीने हो चुके हैं, लेकिन अभी तक जंग किसी नतीजे पर नहीं पहुंच सकी। इसीलिए पुतिन का सब्र भी जवाब दे गया। लेकिन अब यूक्रेन पर बड़े हमले का खतरा मंडराने लगा है, क्योंकि पुतिन से अल्टीमेटम मिलने के बाद रूस के रक्षा मंत्री चुप नहीं बैठेंगे। लगातार पश्चिमी मीडिया में ऐसी खबरें सामने आ रही हैं कि रूस के कब्जे वाले इलाकों में यूक्रेन की फौज तेजी से आगे बढ़ रही है, इसीलिए पुतिन का गुस्सा भड़क गया। इधर गुजरात की डायमंड सिटी सूरत से हैरान कर देने वाला एक मामला सामने आया। वहां सड़कों पर हीरे बिखरने की अफवाह फैलने के बाद वहां हीरों की लूट मच गई, जिसका एक वीडियो भी सामने आया, जिसमें कुछ लोग ट्रैफिक के बीच सड़क पर बिखरे हीरे उठाते दिखे। बूढ़ों से लेकर बच्चों तक सभी लोगों में हीरे बीनने की होड़ मच गई। किसी ने मुट्ठी भर हीरे जमा कर लिए तो किसी के हाथ सिर्फ 1-2 हीरे ही आए, जिसके बाद जब लोग उन हीरों की जांच करवाने पहुंचे तो उनके होश उड़ गए, क्योंकि वो असली हीरे नहीं बल्कि अमेरिकन डायमंड थे, जिनकी कीमत काफी कम होती है। बताया गया कि वहां यह अफवाह फैल गई थी कि एक हादसे के बाद एक कारोबारी के करोड़ों के हीरे वहां बिखर गए, जिसे सुनते ही कई लोग दूर दूर से वहां हीरे बीनने चले आए। इस बीच दिल्ली के कई इलाकों से हैरान कर देने वाले मामले सामने आए। वहां G20 शिखर सम्मेलन के लिए सड़कों के किनारे लगाए गए कई गमले अचानक गायब हो गए, जिसके बाद दिल्ली की कई सड़कें अचानक खाली हो गई। क्योंकि 15 दिन पहले हुए G20 शिखर सम्मेलन के लिए दिल्ली को जो सजाया गया था उसमें सड़कों के किनारे गमले लगाना भी शामिल था, लेकिन खबर है कि वहां लगाए गए कई गमले अचानक गायब हो गए। यहाँ पर गमले रखे गए थे, लेकिन अब वो उठा लिए गए हैं। इतना ही नहीं, दिल्ली के कुछ इलाकों से ऐसी तस्वीर भी सामने आई जहां पौधों को उखाड़कर सड़क पर छोड़ दिया गया। हालांकि ये गमले किसी ने चुराए या फिर इन्हें किसी दूसरी जगह लगाने के लिए वहां से हटाया गया, इस बात का पता नहीं चल पाया। उधर पश्चिम एशिया के देश बहरीन में हूथी विद्रोहियों के हमले में वहां के 2 सैनिकों की मौत हो गई, जबकि कई सैनिक घायल बताए गए। पश्चिमी मीडिया के मुताबिक यमन में मौजूद ईरान समर्थित हूथी विद्रोहियों का एक ड्रोन बहरीन की सीमा में जा गिरा, जिसमें बहरीन की सेना के एक अधिकारी और एक सैनिक की मौत हो गई, जिन्हें वहां की सेना ने नम आंखों से आखिरी विदाई दी। सऊदी अरब ने बहरीन की सेना पर हुए इस हमले की निंदा की और साथ ही हूथी विद्रोहियों को चेतावनी भी दे डाली और साफ कर दिया कि इससे तनाव बढ़ सकता है, क्योंकि यमन में हूथी विद्रोहियों और सऊदी अरब की सेना के बीच पिछले 9 साल से संघर्ष जारी है। हालांकि यमन में शांति कायम करने के लिए कुछ दिन पहले सऊदी अरब की राजधानी रियाद में हूथी विद्रोहियों के साथ एक बैठक हुई थी, लेकिन सऊदी अरब ने साफ कर दिया कि यमन या उसके पड़ोसी बहरीन में हूथी विद्रोहियों की किसी भी हिंसक कार्रवाई को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इस बीच यूरोप के कोसोवो में पुलिस और सर्ब समुदाय के करीब 30 हथियारबंद लोगों के बीच हुई मुठभेड़ में 4 लोगों की मौत हो गई। एक दिन पहले सर्ब समुदाय के उन हमलावरों ने उत्तरी कोसोवो के एक गांव पर धावा बोलने के बाद वहां की एक मशहूर मॉनेस्ट्रीज में अड्डा जमा लिया था, जिन्हें खदेड़ने के लिए कोसोवो की पुलिस ने ऑपरेशन चलाया और फिर उनकी सर्ब समुदाय के हमलावरों के साथ भयानक मुठभेड़ हुई। कोसोवो की पुलिस ने मॉनेस्ट्री से कब्जा छुड़ा लिया और वहां से बड़ी तादाद में हथियारों का जखीरा बरामद करने का दावा किया। कोसोवो पहले सर्बिया का ही हिस्सा था, लेकिन 2008 में उसने खुद को एक आजाद देश घोषित कर दिया, पर सर्बिया कोसोवो को अपना ही हिस्सा मानता है। कोसोवो का उत्तरी हिस्सा सर्बिया की सीमा से लगता है और उसी इलाके में सर्बिया को अपना देश मानने वाले सर्ब समुदाय के लोग बहुसंख्यक हैं। इसी वजह से उत्तरी कोसोवो में वहां के प्रशासन और सर्ब समुदाय के बीच बवाल मचा रहता है। इधर जम्मू कश्मीर के डोडा में सेना की तरफ से ऑपरेशन सद्भावना के तहत घुड़दौड़ का आयोजन किया गया। इस प्रतियोगिता में आसपास के कई इलाकों के घुड़सवारों ने हिस्सा लिया और इस आयोजन का एक वीडियो भी सेना ने जारी किया, जिसमें शामिल कई घुड़सवार अपना करतब दिखाते नजर आए।
सेना के मुताबिक लोगों के बीच खेल और दूसरी प्रतियोगिताओं को बढ़ावा देने के मकसद से इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस बीच लखनऊ में उत्तर प्रदेश की एसटीएफ टीम ने अवैध शराब की तस्करी करने वाले एक अंतर्राज्यीय गिरोह का पर्दाफाश कर दिया। साथ ही तस्करी करने वाले एक आरोपी को भी इस मामले में गिरफ्तार कर लिया। झारखंड और छत्तीसगढ़ में अवैध तरीके से शराब की सप्लाई करता था, जिसके खिलाफ यूपी एसटीएफ ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 55 लाख रुपए की अवैध शराब जब्त कर ली। इधर मध्य प्रदेश के उज्जैन में मौजूद महाकाल मंदिर में आतंकी हमले से निपटने की ड्रिल की गई, जिसके लिए वहां सेना के जवान और एनएसजी के कमांडो मंदिर परिसर में आतंकी हमले की स्थिति से निपटने की प्रैक्टिस करते दिखाई दिए। और इसके लिए करीब 150 कमांडो हेलीकॉप्टर से रस्सी के सहारे नीचे उतरे। इसके बाद वो छोटी छोटी टुकड़ियों में बंटकर महाकाल मंदिर परिसर में दाखिल हुए और वहां मोर्चा संभाल लिया। ये ड्रिल किसी भी तरह के आतंकी हमले से निपटने की तैयारी को परखने के लिए की गई, जिसके लिए एनएसजी के कमांडो काले कपड़ों में रात के अंधेरे में महाकाल मंदिर परिसर में घुसते नजर आए। वहां से आए वीडियो में पहले सेना की गाड़ी से कुछ कमांडो उतरे और उन्होंने एक जगह पर डेरा डाला। इसके बाद उनका सिग्नल मिलते ही एक बड़ी टुकड़ी वहां पहुंची, जिसने ड्रोन की मदद से मंदिर के अंदर की हालत को जानने की प्रैक्टिस की। इस ड्रिल का मकसद आतंकी हमलों की आशंका को देखते हुए सुरक्षा व्यवस्था को चाक चौबंद करना था। बताया गया कि इस दौरान पूरे महाकाल लोक को खाली कराने के साथ ही उस इलाके की बिजली भी काट दी गई, ताकि जवानों की तैयारी को अच्छी तरह से परखा जा सके। इस बीच उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ से हैरान कर देने वाला एक वीडियो सामने आया, जिसमें एक स्कूल के मैनेजर और उनके कर्मचारियों के साथ कुछ लोग मारपीट करते नजर आए। और इस मारपीट में 3 लोग बुरी तरह से घायल हो गए। वहां से सामने आए उस वीडियो में कुछ लोग स्कूल के गेट पर उस स्कूल के मैनेजर और कुछ कर्मचारियों से पहले बहस करते दिखे। इस बीच उन लोगों में विवाद इतना बढ़ गया कि बात हाथापाई तक पहुंच गई, जिसके बाद उन लोगों ने उस स्कूल के मैनेजर और वहां काम करने वाले कर्मचारियों की जमकर पिटाई कर दी। बताया गया कि स्कूल में कुछ गड़बड़ी की शिकायत की गई थी, जिसके बाद बेसिक शिक्षा अधिकारियों ने जांच की, जिसमें सब कुछ सही मिलने की जानकारी दिए जाने के बाद शिकायत करने वाले लोग भड़क गए और आरोप है कि वो लोग स्कूल पहुंचकर मारपीट करने लगे। हालांकि पुलिस इस मामले में केस दर्ज कर जांच में जुट गई। उधर अमेरिका में विपक्षी रिपब्लिकन पार्टी की राष्ट्रपति उम्मीदवार की दौड़ में शामिल निकी हेली ने चीन पर अमेरिका के खिलाफ जंग की तैयारी करने का आरोप लगाया। इतना ही नहीं, द न्यूयॉर्क टाइम्स के मुताबिक उन्होंने चीन को न सिर्फ अमेरिका बल्कि पूरी दुनिया के लिए बड़ा खतरा बता दिया। और निकी हेली ने दावा किया कि अमेरिका को हराने की साजिश रचने में चीन ने आधी सदी बिता दी। इससे पहले अमेरिका में विपक्षी पार्टी की तरफ से राष्ट्रपति पद की उम्मीदवारी की रेस में शामिल विवेक रामास्वामी भी चीन पर खूब बरसे थे। उन्होंने चीन पर अमेरिकी कारोबारियों को अपनी कठपुतली बनाने का आरोप लगाया, लेकिन चीन पर हमले को लेकर निकी हेली विवेक रामास्वामी से भी आगे निकल गई। द न्यूयॉर्क टाइम्स के मुताबिक निकी हेली ने दावा किया कि चीन किसी भी कीमत पर दुनिया में नंबर 1 होना चाहता है और इसीलिए वो लगातार अपनी सेना की ताकत बढ़ाने में जुटा है। निकी हेली के मुताबिक चीन की सेना कई मामलों में अमेरिका से भी आगे निकल चुकी है और ये बात अमेरिका के साथ दुनिया की भी परेशानी बढ़ाने वाली है। अमेरिका की विपक्षी रिपब्लिकन पार्टी में डोनाल्ड ट्रंप के बाद राष्ट्रपति पद की उम्मीदवारी में सबसे ऊपर निकी हेली और विवेक रामास्वामी का नाम है। इस बीच उत्तर अमेरिकी देश मेक्सिको से हैरान करने वाला एक मामला सामने आया। वहां लोगों को डराने के आरोप में पुलिस ने एक गुड़िया को गिरफ्तार कर लिया, क्योंकि उस गुड़िया पर लोगों को डराने का आरोप लगा, जिसकी वजह से मेक्सिको के मोन्क्लोवा शहर में दहशत फैल गई। वहां के लोगों के बीच इसे शैतानी गुड़िया के नाम से जाना जाने लगा। वहां की मीडिया के मुताबिक पुलिस ने उस गुड़िया के साथ उसके मालिक को भी पकड़ लिया, क्योंकि आरोप है कि वो लोगों को डराने और उनसे पैसे वसूलने के लिए उस गुड़िया का इस्तेमाल करता था, जिसके लिए वो इस गुड़िया के हाथ में एक असली चाकू देकर लोगों को डराता था। पुलिस के मुताबिक गुड़िया के मालिक को जब पकड़ा गया तो वो काफी नशे में था और लोगों को डराने के लिए उसने उस गुड़िया को अपने चेहरे पर रखा हुआ था, जिसकी वजह से उसे और उसकी गुड़िया को गिरफ्तार किया गया। पुलिस ने उसके पास से एक असली चाकू भी बरामद किया। इधर पटना में दलित समुदाय की एक महिला को पीटने और उस पर पेशाब करने के मामले में जांच के लिए एसआईटी का गठन कर दिया गया। इसके साथ ही कार्रवाई करते हुए पुलिस ने फरार चल रहे मुख्य आरोपी प्रमोद सिंह को गिरफ्तार कर लिया और दूसरे आरोपियों की तलाश तेज कर दी। साथ ही पुलिस की टीम ने पटना समेत कई जगह छापेमारी की। एफआईआर में 2 आरोपी का नामजद है और 4 अज्ञात के बारे में बताया, उसमें भी हम लोग पता कर रहे हैं। पुलिस के मुताबिक पकड़े गए आरोपी ने दलित महिला को पीटा और बदसलूकी की। उधर ईरान के मीडिया के मुताबिक वहां जहरीली शराब पीने से हुई मौतों के एक मामले में 4 लोगों को मौत की सजा सुना दी गई। ईरान के अल्बोर्स प्रांत में जहरीली शराब पीने से जून महीने में 17 लोगों की मौत हो गई थी और करीब 200 लोगों को अस्पताल में भर्ती होना पड़ा था। बाद में ईरान की पुलिस ने इस मामले में एक्शन लेते हुए 11 आरोपियों को गिरफ्तार किया था और अल्बोर्स प्रांत में उनके ठिकाने से करीब 6000 लीटर अवैध शराब भी बरामद की थी। कई महीने की जांच के बाद अदालत ने पकड़े गए सभी आरोपियों को अवैध शराब बनाने और बेचने का दोषी पाया, जिनमें 4 लोगों को मौत की सजा सुनाई गई, जबकि 5 लोगों को कोर्ट ने 1 से 5 साल तक के लिए जेल भेज दिया। ईरान के मीडिया के मुताबिक वहां नकली शराब पीने से इस साल करीब 450 लोगों की जान जा चुकी है, जबकि ईरान में साल 1979 से ही शराब बेचने और पीने पर प्रतिबंध लगा हुआ, लेकिन इसके बावजूद वहां बड़े पैमाने पर अवैध शराब बनाकर बेची जाती है।
इस बीच दक्षिण अमेरिकी देश वेनेजुएला की एक जेल को उसी जेल में कैद अपराधियों के खूंखार गैंग के कब्जे से छुड़ाने के लिए पुलिस के 11,000 जवानों को मैदान में उतरना पड़ा। बताया गया कि उस गैंग ने जेल को अपना हेडक्वार्टर्स बना लिया था, जहां से वो अपहरण, वसूली और तस्करी का अपना धंधा चला रहा था। इसलिए उस अपराधी गैंग से जेल को छुड़ाने के लिए वेनेजुएला की पुलिस ने इस तरह धावा बोला मानो आतंकियों से लोहा लेने जा रही। पुलिस का ऑपरेशन इतना भयानक था कि उसके बाद उस जेल में बख्तरबंद एम्बुलेंस से घुसती दिखी। वेनेजुएला की पुलिस ने जब उस जेल को अपने कब्जे में लिया तो वहां कई फीट लंबी सुरंगें बनी दिखाई दी। लेकिन पुलिस के होश तब उड़े जब पता चला कि बदमाशों ने जेल को अपना धंधा चलाने का अड्डा ही नहीं बनाया था, बल्कि वहां ऐश करने के लिए चिड़ियाघर से लेकर नाइट क्लब और स्विमिंग पूल तक बना दिया गया था। वहां वो झूले भी नजर आए जिन पर बच्चे झूलते हैं। इधर दिल्ली में सर्दियों में बढ़ने वाले प्रदूषण की रोकथाम के लिए मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल अपने विंटर एक्शन प्लान की घोषणा शुक्रवार को करेंगे। दिल्ली सरकार हर साल सर्दियों में प्रदूषण को कम करने के लिए अपना एक्शन प्लान तैयार करती है और इसी प्लान के तहत दिल्ली सरकार के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने 28 विभागों से अलग अलग राय मांगी थी, जिसे सभी विभागों ने उन्हें सौंप दिया और उसी के आधार पर दिल्ली सरकार की तरफ से विंटर एक्शन प्लान की घोषणा की जाएगी। इस बीच दिल्ली में चल रहे इंडो पैसिफिक आर्मी चीफ कॉन्फ्रेंस में अमेरिका के सेना प्रमुख ने चीन को चेतावनी दे दी। उन्होंने हिंद और प्रशांत क्षेत्र को प्राथमिकता देते हुए इसे अमेरिका के लिए काफी अहम बताया और अमेरिकी सेना के प्रमुख ने यह साफ कर दिया कि इस क्षेत्र में आने वाली हर मुश्किल को आपसी सहयोग से हल कर लिया जाएगा। दिल्ली में 2 दिन तक चलने वाली इंडो पैसिफिक आर्मी चीफ कॉन्फ्रेंस की शुरुआत रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने की, जिसमें 18 देशों के सेना प्रमुख शामिल हैं। उधर ब्रिटेन में जारी पुलिसकर्मियों के विद्रोह के बीच वहां की पुलिस ने सेना की मदद लेने से इनकार कर दिया, क्योंकि उन्होंने दावा किया कि कई पुलिसकर्मी वापस ड्यूटी पर लौट आए। और ब्रिटेन की पुलिस ने दावा किया कि कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए उनके पास पर्याप्त पुलिस फोर्स है। कुछ दिनों पहले ब्रिटेन की पुलिस ने दावा किया था कि पुलिस अधिकारियों के विद्रोह की वजह से उन्होंने सेना को अलर्ट पर रखा है, क्योंकि कई पुलिस अधिकारियों ने अपनी ड्यूटी छोड़ दी। लेकिन अब अपने नए बयान में उन्होंने दावा किया कि कई पुलिसकर्मी वापस ड्यूटी पर लौट आए हैं और अब उन्हें सेना की मदद की जरूरत नहीं है। ब्रिटेन के कई पुलिसकर्मी अपने हथियार जमा कर कोर्ट के उस फैसले पर विरोध जता रहे हैं जिसमें पिछले साल हुई रैपर क्रिस काबा की हत्या के लिए एक पुलिसकर्मी को आरोपी बनाया गया था। उस फैसले के बाद से अकेले लंदन में ही करीब 100 पुलिसकर्मी अपने हथियार जमा करवा चुके हैं। इस बीच अमेरिका के वाशिंगटन डीसी में क्यूबा के दूतावास पर हुए हमले पर रूस और चीन ने अमेरिका को घेर लिया। पश्चिमी मीडिया के मुताबिक रूस और चीन ने अमेरिका पर आरोप लगाया कि उन्होंने क्यूबा के दूतावास की सुरक्षा की अनदेखी की और इसी वजह से क्यूबा के दूतावास पर पेट्रोल बम से हमला हुआ। इस हमले का एक वीडियो भी सामने आया जिसमें रात के वक्त एक हमलावर क्यूबा के उस दूतावास पर पेट्रोल बम फेंकता नजर आया। हालांकि इस हमले में किसी को कोई नुकसान नहीं हुआ, लेकिन क्यूबा के दूतावास की सुरक्षा को लेकर सवाल खड़े होने लगे, जिसके बाद चीन ने अमेरिका से इस हमले की जांच की मांग की। यही नहीं, चीन ने क्यूबा के राजनयिकों की सुरक्षा की डिमांड की। चीन और रूस क्यूबा के अच्छे दोस्त हैं और पश्चिमी मीडिया के मुताबिक दोनों देश अमेरिका को घेरने के लिए क्यूबा का इस्तेमाल करते आए हैं। उधर स्विट्जरलैंड के जिनेवा में कई बलोच संगठनों ने पाकिस्तान में मौजूद बलूचिस्तान के लोगों पर हो रहे अत्याचार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। वहां पाकिस्तान की सरकार और सेना के खिलाफ विरोध प्रदर्शन हुआ, जहां मौजूद प्रदर्शनकारियों ने यह आरोप लगाया कि पाकिस्तान की सेना ने अपने देश में मौजूद पश्तून और बलोच समुदाय के लोगों पर जुल्म ढाए। पाकिस्तान में बलोच, पाकिस्तान में सिंधी, पाकिस्तान में कश्मीरी, कोई भी कौम जो है वो खुश नहीं है। इस दौरान उन लोगों ने यह आरोप लगाया कि पाकिस्तान की सेना ने पाकिस्तान में रहने वाले अफगानी शरणार्थियों पर टीटीपी की मदद करने के झूठे इल्जाम लगाए। इसके बाद उन्हीं आरोपों की आड़ में वहां की सेना ने अफगानिस्तान के लोगों पर अत्याचार किया, जिसके खिलाफ जिनेवा में मौजूद पश्तून समुदाय के लोगों ने विरोध प्रदर्शन किया। वहीं बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा पुणे के एक गणपति पंडाल में हुए एक हादसे में बाल बाल बच गए। पुणे में वो बीजेपी के एक मंडल अध्यक्ष के गणपति पंडाल में हो रही पूजा में शामिल हुए, लेकिन वो पूजा की ज्योत वाली आरती के थाल लेकर पीछे हटे ही थे कि पंडाल की छत पर आग की लपटें दिखने लगी। उसी वक्त सुरक्षा कर्मियों ने आनन फानन में उन्हें पीछे हटाया और पंडाल से बाहर निकाला। आग बढ़ते देख उन्हें आरती के बीच में ही मंदिर से बाहर निकाल लिया गया। इस पंडाल को उज्जैन के महाकाल मंदिर की तर्ज पर बनाया गया था, लेकिन यह हादसा बड़ा हो गया। पंडाल की छत पर लगी आग बढ़ती चली गई। आग इतनी बड़ी हो गई कि मंदिर की चोटी तक आग की चपेट में आ गई। बताया गया कि वहां हो रही आतिशबाजी की वजह से पंडाल में आग लगी। आग की ऊंची ऊंची लपटों को देखकर वहां हड़कंप मच गया और आग पर काबू पाने की कोशिश तेज हो गई, लेकिन थोड़ी देर में वहां बारिश शुरू हो गई और आसमान से पानी बरसने की वजह से आग बुझ गई। हालांकि पंडाल का एक बड़ा हिस्सा तब तक जल चुका था। वहीं तक पांव है मेरे जहां तक है दरी मेरी, वहीं तक पांव है मेरे जहां तक है दरी मेरी, इसी में सब समेटा है यही जादूगरी मेरी। सौबात की एक बात कही ललित ने, किसी को हो न हो लेकिन मुझे पूरा भरोसा है, पड़ेगी एक दिन बांसों पे भारी बांसुरी मेरी।
मिलते हैं कल, घड़ी जब इशारा करेगी 9 बजे रात का, वक्त फिर होगा 100 बात की बात।